ओके, तो आज का टॉपिक मतलब आपको बता देता हूँ। आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गूगल एड्स। तो रेमन जी, आपका इंट्रोडक्शन है डिजिटल मार्केटिंग का। मतलब तरीके से इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग का वैल्यू क्या है और डिजिटल मार्केटिंग कैसे आया और उसके अंदर क्या एडवांटेजेस का बेनिफिट क्या है ना। तो मैं आपको कवर कर दूँ, ठीक है, नए बैच में आपको स्टार्ट से बुला के। तो फिलहाल आज का एकदम जो नया टॉपिक से गूगल एड्स। गूगल एड्स हर कंपनी कैसे रन कर रही है। अगर आप गूगल एड्स का मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो आप सब कनेक्ट कर लोगे। यूट्यूब पे आप कभी भी जाते हो तो ब्लिंकिट, जेप्टो, रमी सर्कल, ड्रीम इलेवन, ये सारे जितने भी एडवर्टाइजमेंट आपको ज्यादा देखने मिलते हो। तो ये सारे एडवर्टाइजमेंट कैसे रन कर रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट रन करने से पहले गूगल एड्स के बहुत सारे ऐसे मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मतलब जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका कैंपेन अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। तो गूगल एड्स की भी एक लैंग्वेज होती है, फेसबुक के अंदर नहीं है। लेकिन गूगल एड्स में मैं आपको अगर मैट्रिक्स समझाऊंगा तो आप फेसबुक के जो छोटे छोटे मैट्रिक्स होते हैं जिसके बेस पे आप जज कर पाते हो कि आपका कैंपेन अच्छा चल रहा है या नहीं। आपके मन में भी तो ख्याल आता होगा ना कि मैं जो कैंपेन चला रही हूँ या जो एड कर रही हूँ वो एड मेरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसको जज करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी मैट्रिक्स को आना चाहिए। ये एडवर्टाइजमेंट की सबसे पहली कंडीशन है। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट की लैंग्वेज नहीं आ रही है तो मतलब आप कैंपेन कुछ भी बना लो आपको समझ ही में नहीं आएगा, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले गूगल एड्स के अंदर हम लोग ये सारी बेसिक चीजें जो कवर करने वाले हैं। और आज का पूरा जो 2.5 घंटा है, ऑलमोस्ट हमारा सेशन 11 से 3 का था, 11 से 2 का था। तो ऑलमोस्ट काफी लेट हो गए हम। तो एट द एंड इसे 2 बजे क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि 2:30 बजे ऑलरेडी एक मीटिंग भी शेड्यूल, तो उसके हिसाब से किया। तो अभी हम लोग सबसे पहले गूगल एड स्टार्ट करते हैं और गूगल एड आज पूरा थ्योरी होगा, तो मेक श्योर कीजिए पूरा नोट डाउन कीजिए। और जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें आप मुझे बताइए कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। लेकिन अभी मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ तो हो सकता है यहाँ पे अभी आपको सिर्फ समझ के लेना है क्योंकि अभी हमने प्रैक्टिकल नहीं किया ना। तो खाली मैं जो आपको लैंग्वेज बता रहा हूँ गूगल की, तो गूगल के आप उस लैंग्वेज को समझिए और समझने के बाद उसको ध्यान में रखिए। क्यों? क्योंकि ये आप अभी समझोगे तो जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तब मैं उसका आपसे क्वेश्चन करूँ। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा वो चीज आपके सामने आएगी ना, तो आप फटक से समझ जाओगे। लेकिन अगर मैं गूगल की मैट्रिक्स की लैंग्वेज अगर मैं आपको नहीं समझाया और प्रैक्टिकल के टाइम पे जब वो चीज आएगी तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यही करता हूँ अपने इसमें, आपकी एकेडमी का नहीं पता है, अभी मैं तीसरी एकेडमी के अंदर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं गूगल की लैंग्वेज ही सबसे पहले सबको सिखाता हूँ, ठीक है। तो टॉपिक का नाम गूगल एड्स है। अच्छा, आप बता सकते हो गूगल एड्स को और किन किन नामों से जाना जाता है? हर एक का एक निकनेम भी होता है ना नाम के साथ। जैसे जब्बार जी आपका नाम है जब्बार, तो आपको कोई दूसरे नाम से भी तो पुकारता होगा। अच्छा, आपको भी तो कोई निकनेम से पुकारता होगा। तो उसी तरीके से गूगल एड्स के भी कुछ नाम है। सबसे पहले उसको देखते हैं और ये जो भी नाम मैं बता रहा हूँ इसमें से 2 ही नाम गूगल के हैं और बाकी 2 नाम एज अ मार्केटिंग में लोग उसको ऐसा नाम से पुकारते हैं। सबसे पहला नाम जो गूगल एड्स का है तो एकदम स्टार्टिंग में इसका नाम था गूगल एडवर्ड्स। क्या था? गूगल एडवर्ड्स। ये कब कहा जाता था? कम से कम 2010 से लेके 2017-18 तक कहा जाता गूगल एडवर्ड्स। देखो अभी गूगल के बारे में या पूरे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में 50% से ज्यादा ऑडियंस को ना, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में 50% से ज्यादा ऑडियंस को लॉकडाउन के बाद पता। नहीं तो लॉकडाउन से पहले किसी को पता नहीं था। पता था तो सिर्फ ऐसी ऑडियंस जो ये इंडस्ट्री में थी, नहीं तो उससे पहले किसी को पता नहीं था। और उसके बाद से ये इंडस्ट्री इतनी बूमिंग हुई। अच्छा, बूमिंग होने का सबसे मेन रीजन ये था कि लोग जो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में थे या जो एक्सपर्ट थे उनका काम लॉकडाउन में भी रुका नहीं था। वो लॉकडाउन में भी बैठ के घर से ऑपरेट कर रहे थे, बाहर कंट्रीज का काम कर रहे थे। मतलब बाहर कंट्रीज के अंदर जो जो कस्टमर था जिनका ऑनलाइन है। आप मुझे बताओ लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन चीजें बंद हुई थी क्या? लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन चीजें जितनी भी थी सब चालू थी। ठीक है, अगर इंडिया में बनता तो बाहर की कंट्री में काम करते, बाहर की कंट्री की क्लाइंट का काम भी नहीं कर रहे थे। उनको जरूरत नहीं थी ना बाहर जाने की, घर से बैठ के वो काम कर रहे थे। इसके लिए लोगों को इसका वैल्यू पता चला
कि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड एक ऐसी है जहाँ पे हम कहीं पे भी रह के काम करते, राइट। तो 2018 से पहले इसका नाम गूगल एडवर्ड्स था। उसके बाद में अगर आपको कोई कहता है कि मुझे एडवर्ड्स पे एड रन करना है, तो आप समझ जाना वो गूगल एड्स की बात कर, राइट। उसको उसका एक नाम है गूगल एड्स का, जिसे कहते हैं एसईएम। एसईएम ये मार्केटिंग में मतलब इसे कहा जाता है। तो इसका मैं फुल फॉर्म आपको बताता हूँ। एसईएम का फुल फॉर्म है सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि गूगल जो है ना, एक इंजन है। अगर हमें कुछ भी सर्च करना होता है तो फटाक से हम गूगल में जाके सर्च करते हैं, मतलब हम गूगल के इंजन में जाके कुछ सर्च कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ। ये गूगल है। किसी भी चीज का हमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ क्वेश्चन करना होता है, एलेक्सा पता है आपको? एलेक्सा, हाँ। तो पहले एलेक्सा में जाके पूछते थे, गूगल से हम एलेक्सा कनेक्ट करते थे और उसको जो भी पूछते थे तो वो एलेक्सा कहाँ से निकालता था इन्फॉर्मेशन? एलेक्सा इन्फॉर्मेशन निकालता था गूगल इंजन से। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये सर्च इंजन कितने हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग मतलब अगर आप कुछ भी सर्च करोगे तो सर्च वाला ये है ना, और इंजन क्या है? इंजन गूगल है ना, गूगल के इंजन में आप सर्च कर रहे हो ना। मार्केटिंग क्या है? आप जब कुछ भी सर्च करते हो तो नीचे आपको जो भी ऐड आता है वो ऐड मार्केटिंग होता है। तो सर्च इंजन मार्केटिंग, इसे एक ये नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई कहे आपसे कि मुझे एसईएम सर्च इंजन मार्केटिंग करना है, तो आप समझ जाना वो गूगल एड्स की बात। और सर्च इंजन अभी फिलहाल हमारे यहाँ पे तो फिलहाल दो ही है, जिसमें से एक बहुत पॉपुलर है। सर्च इंजन में गूगल एड्स हमारे इंडिया में या पूरे टोटल अगर एशिया में देखा जाए तो ये फेमस है। लेकिन अपार्ट ऑफ पूरा अगर यूरोप देखे तो यूरोप पूरा चलता है माइक्रोसॉफ्ट बिंग पे, पता है? उसको अगर आप पहले देखो तो आपके लैपटॉप में, आपके डेस्कटॉप में पहले आपको एक ऐसा इंटरनेट एक्सप्लोरर बना होता है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट का है। तो अभी फिलहाल उसको चेंज करके एक्सप्लोरर से हटा के उसका नाम बिंग दे दिया गया। जैसे एडवर्ड का नाम हटा के गूगल एड दे दिया गया, उसी तरीके से इंटरनेट एक्सप्लोरर हटा के उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट बिंग दे दिया गया। तो वो यूरोप में उसका ज्यादा सर्च इंजन मतलब यूज होता है, लेकिन अपार्ट हमारे एशिया के अंदर सबसे ज्यादा गूगल यूज होता है। और अगर आप देखो तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंट्रीज है जहाँ पे उनका खुद का सर्च इंजन यूज होता है, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट यूज नहीं होता है। जैसे कि अगर हम लोग जितना भी जापान देखे, नॉर्थ कोरिया देखे, चाइना देखे, तो ये सारी कंट्रीज में ना हमारा सर्च इंजन यूज नहीं होता है, उनका खुद का सर्च इंजन होता है। और वो बाहर के सर्च इंजन को अलाउ भी नहीं करते अपने कंट्री को वो नहीं अलाउ। तो यहाँ पे अगर आपको एसईएम कोई बोला कि मुझे एसईएम पे ऐड रन करना है, तो आप समझ जाना वो गूगल एड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक के डाउट समझ में आ रहा है? फिर पहला नाम तो एडवर्ड, दूसरा नाम एसईएम, और तीसरा नाम जो इसका है उसे कहते हैं पीपीसी। पीपीसी मतलब पे पर क्लिक। हाँ, पेपर क्लिक क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। कि यहाँ पे आपने कुछ भी टाइप किया, ये सर्च इंजन किसका है? गूगल का है। गूगल के सर्च इंजन पे आपने सर्च किया और यहाँ पे आपको कुछ भी ऐड आ गया, कुछ भी ऐड आ गया, तो आपको ऐड दिख गया तो पैसा कटेगा। अच्छा मुझे बताना, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आपको जो भी ऐड आता है आपको ऐड दिखता है ना? वो ऐड क्या होता है? या तो एक इमेज होती है या तो एक वीडियो होती है। अगर आप तक वो इमेज या वीडियो आप तक पहुंच गई, इसका मतलब उस एडवर्टाइजर का पैसा 100% कटेगा, क्योंकि आप तक रीच हो गया ना। हाँ, अब तक एडवर्टाइजमेंट दिखा दिया। अब इसमें क्या होता है, गूगल सर्च पे आपने सर्च किया, सर्च करने के बाद अभी आपको एड्स आए, एड्स आपको दिखा तो अब पैसा कटेगा, कटेगा ना? ऐड दिखा ना आपको, कटेगा ना? लेकिन गूगल में ऐसा नहीं है। वो जो आपका डिस्प्ले और वीडियो वाली जो बात है ना वो यूट्यूब पे अगर दिखता है तो पैसा कट रहा है। लेकिन याद रखो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पे पर क्लिक। पे पर क्लिक मतलब जब तक आप पे पर क्लिक का पूरा कनेक्शन सर्च से, सर्च इससे, तो ब्रैकेट में मेंशन कर लेना
सर्च सर्च लिस्ट, मतलब अगर हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद जो ऐड आता है, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल लाइव समझ, पहले लाइव देखते हैं लाइव कैसे काम करेगा ये गूगल है, मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ। एमबीए एडमिशन इन मुंबई। अब जैसे ही मैंने सर्च किया, तो अगर आप ध्यान से देखो, तो ये जो सबसे पहला जो दिख रहा है मुझे, यहाँ पे दिख रहा है कॉन्सर्ट, ये ऐड है ना। उसके बाद में अगर आप देख रहे हो डीवाई पाटिल, ऐड है ना, देखो इस पे भी स्पॉन्सर लिखा है, और यहाँ पे भी देखो स्पॉन्सर लिखा है, और फिर यहाँ पे भी स्पॉन्सर। मतलब जब आप गूगल पे सर्च करते हो ना, तो स्टार्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 एडवर्टाइजमेंट, अभी 4 एडवर्टाइजमेंट हमको दिख गए, तो इसका मतलब उनका पैसा कट जाएगा ना। लेकिन गूगल में ऐसा नहीं है। गूगल पे अगर आप कुछ सर्च करते हो और सर्च करने के बाद आपको जो ऐड दिखता है यहाँ पे, तब तक पैसा नहीं कटेगा जब तक क्लिक नहीं करेगी। मतलब क्लिक करेंगे तो पैसा कटेगा। सर्च किया हमने, ऐड दिखा, क्लिक करेंगे तो पैसा कटेगा। इसको बोलते हैं पे पर क्लिक। एक बार जितनी बार क्लिक करेगा उतनी बार एडवर्टाइजर का पैसा कटेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आप एक बार क्लिक करोगे तो दूसरी बार तो क्लिक नहीं कर पाओगे ना, दूसरी बार तो आप डायरेक्ट वेबसाइट में जा रहे हो आप। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि हमें पे पर क्लिक मतलब तब तक है जब आप किसी भी ऐड को जब आप सर्च करोगे, आपको सर्च करने के बाद जो ऐड दिखेगा, जब आप उस पर क्लिक करोगे तभी वो पैसा कटता है। समझ में आ रहा है ना। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पे पर क्लिक। अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे पीपीसी ऐड रन करना है, तो बहुत सारे लोग ये आपको फुल फॉर्म नहीं बोलेंगे, ये आपको शॉर्टकट बोलेंगे। तो ये तो गूगल का नाम नहीं है ना, एसईएम भी गूगल का नाम नहीं है ना, तो मार्केट में इस नाम से ये जाना जाता है। अगर कोई कहेगा आपसे कि आपको पीपीसी ऐड रन करना है, तो आप समझ जाना वो पर्सन बात कर रहे हैं गूगल एड्स की। ओके। उसके बाद में फाइनली इसका लास्ट में नाम रख दिया गया है गूगल एड्स। गूगल एड्स जो अभी इसका नाम है, तो अभी गूगल एड्स के 4 नाम है। एडवर्ड्स, जो बहुत पहले कहा जाता था, एसईएम सर्च इंजन मार्केटिंग, पीपीसी पेपर क्लिक, और फाइनली गूगल एड्स। तो ये 4 नाम याद रहेंगे, बराबर। ओके। अब उसके बाद में थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। गूगल की कुछ लैंग्वेज है जिसे कहते हैं गूगल गूगल टर्मिनोलॉजी। इसे काफी टाइम पे टर्मिनोलॉजी को टर्म्स के नाम से भी कहते हैं, बराबर। गूगल एड्स टर्मिनोलॉजी मतलब अभी हम लोग जा रहे हैं फोकस करने के लिए गूगल एड्स के, मतलब लैंग्वेज, एड्स की लैंग्वेज क्या होती है। और ये लैंग्वेज आपका सोशल मीडिया कवर हुआ है, उसके अंदर भी ये चीज आपकी काम आ जाएगी। तो सबसे पहले गूगल एड के अंदर जो सबसे फर्स्ट वन जो पॉइंट है, उसे कहते हैं पीपीसी। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक। अभी ये वाला पॉइंट तो आपको समझ में आ ही गया है, क्योंकि ये गूगल की एक लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेज को कॉपी को पिक कर लेते हैं कि मुझे पीपीसी ऐड करना है। और ये पीपीसी आपको सिर्फ 2 या 3 इंडस्ट्री वाले लोग ही आपसे कहेंगे। एक तो सबसे पहला जो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री, और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बाद अगर कोई है तो फिर वो एजुकेशन सेक्टर होता है, कॉलेजेस वाले, जिनके मतलब डिग्री कॉलेजेस होते हैं ना, या डिग्री कोर्सेज होते हैं, उनके भी। तो ये फील्ड में इसको मतलब पीपीसी के नाम से कहा जाता है। तो पहला लैंग्वेज जो है पीपीसी। पीपीसी में क्या पता चलता है कि आपका ऐड दिख रहा है, ऐड दिखने के बाद क्लिक करेगा तो ही पैसा कटेगा, वरना नहीं कटेगा। तो मान के चलो फ्यूचर में अगर आपने ऐड रन किया, तो आपके ऐड पे टोटल कितने क्लिक है, कहां से पता चलेगा? पीपीसी से पता चलेगा।
कि टोटल आपके ऐड पे क्लिक कितने हैं, है ना। मान के चलो आपके ऐड पे आए 10 क्लिक, तो ये 10 क्लिक कौन बताएगा आपको? ये 10 क्लिक आपको ये पीपीसी बताएगा कि आपको क्लिक कितना है। ओके। उसके बाद में इसकी जो दूसरी लैंग्वेज है उसे कहते हैं सीपीसी। सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक का मतलब क्या होता है? अभी मत लिखिए, अभी कोई भी मत लिखिए, क्योंकि कैसा है ना, फिर यहाँ पे ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चीज भूलने वाली है। भूलने वाली मतलब एक बार अगर आपका ये टॉपिक कवर हो गया, आधे घंटे 1 घंटे या एक दिन के बाद अगर मैं नेक्स्ट जब से कल कुछ हुआ, तो इसमें से कुछ 7-8 पॉइंट में से 3-2 पॉइंट ऐसे हो गए जो आपको कंफ्यूजन करेंगे कि सब ये आपने उस दिन बताया था समझ में आया, लेकिन आज थोड़ा सा वापस से बता दें। क्या हो जाता है, हम भूल जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना, इसके लिए। अभी देखो, मैंने यहाँ पे सर्च किया, मुझे ये ऐड आ गया, मैं ये ऐड पे क्लिक करूंगा तो ये हो गया पे पर क्लिक। मतलब मेरा पैसा तभी कटेगा जब कोई क्लिक करेगा। अगर ये ऐड दिख रहा है, वो क्लिक नहीं कर रहा, तो मेरा पैसा नहीं कटेगा। ठीक है। लेकिन अगर इस पे क्लिक किया, पैसा तो कट रहा है, लेकिन कितना कट रहा है ये कहाँ पता चलेगा? एक क्लिक का कितना कट रहा है कहाँ पता चलेगा? वो पता चलेगा आपको यहाँ पे, किसके अंदर, इसके अंदर, कॉस्ट पर क्लिक। मतलब एक एक क्लिक का कितना पैसा कट रहा है वो सीपीसी में बता। तो मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाऊंगा। मैंने एक प्रैक्टिकल कैंपेन भी रन किया है इसी के लिए, ताकि आपको जब मैं ओरिजिनल कैंपेन दिखाऊं तो आप उससे कनेक्ट कर सको चीज़ों। राइट। तो दूसरा पॉइंट क्लियर है, कॉस्ट पर क्लिक। पहला है ऐड दिखा, क्लिक करेगा तो पैसा कटेगा। दूसरा पॉइंट है अगर क्लिक करता है तो कितना कटेगा, वो सीपीसी में पता चलेगा। तीसरा पॉइंट है सीपीवी। हम्म, कॉस्ट पर व्यू। अच्छा, पहले एक बात थोड़ा समझ लीजिए आप। ये जो दोनों चीजें ना, पीपीसी सीपीसी, ये दोनों का कनेक्शन है ना सिर्फ और सिर्फ सर्च कैंपेन से। मतलब सर्च बेस, जब जाके कोई सर्च करेगा ना गूगल पे, तो ये दोनों चीज काम आएगी। लेकिन ये जो सीपीपी है ना, ये सीपीपी कब काम आता है? जब आपका कोई वीडियो देखता है। वीडियो कहाँ देखता है? यूट्यूब पे ना। तो यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखने से पहले आपको जो ऐड आ जाता है, तो अगर आपको ऐड दिख रहा है, तो आप एक यूजर हो, तो आपको ऐड दिखाने के लिए गूगल कितना पैसा का चार्ज करता है, उसका हमें पता चलता है सीपीवी में। कॉस्ट पर व्यू, मतलब अगर आपका वीडियो 1,000 लोगों ने देखा या 10,000 लोगों ने देखा, तो पर्टिकुलर एक एक पर्सन जो आपका वीडियो देख रहा है, उस पर गूगल आपको कितना चार्ज कर रहा है, कॉस्ट पर व्यू क्या आ रहा है। तो वो कॉस्ट पर व्यू कहाँ पता चलेगा हमें? सीपीवी में पता चलेगा। पॉइंट है, क्लियर है? देखो ये वाला जो है ना, एकदम ध्यान में आप बिठाओ, ये सर्च के ऊपर है। मतलब अगर कोई जाके सर्च करेगा तो ये दोनों चीजें काम आने वाली। और वीडियो, अगर कोई आप वीडियो ऐड अगर आप रन कर रहे हो, तो आपके वीडियो पे एक एक व्यू का चार्ज कितना लग रहा है वो आपको यहाँ पता चलेगा सीपीवी में। क्लियर है त्रिशा? कॉस्ट पर क्लिक। ये कॉस्ट पर क्लिक। अभी देखो त्रिशा, ये ना, ये अपन ने सर्च किया, ये ऐड दिख गया, ये मतलब अगर मैं क्लिक करूंगा तो पैसा कटेगा, ये पे पर क्लिक है, ये समझा? अभी मैं जैसे इस पे क्लिक कर देता हूँ, अब क्लिक करके मैं वेबसाइट में जा रहा हूँ। अभी ये जो एडवर्टाइजर है ना, अभी इसका कितना पैसा कट रहा, ये कैसे मालूम चलेगा? मैं क्लिक तो कर दिया, ठीक है, क्लिक कर दिया तो पैसा कटेगा, लेकिन पता तो चलना चाहिए कितना पैसा कट रहा है। एक क्लिक का मुझे पैसा कितना कट रहा है। मान के चलो मैं एक ऐड रन करता हूँ, मेरा डेली का बजट 1,000 रुपया है,
1,000 रुपये में मुझे 15 क्लिक आ गया और मेरा पैसा पूरा खत्म हो गया। तो मुझे ये तो पता चलना चाहिए कि एक क्लिक का पैसा गूगल ने काटा कितना। तो ये हमें कहाँ पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा CPC में, कॉस्ट पर क्लिक, यहाँ पे पता चलेगा इसके अंदर, है ना। और CPV पता है, अगर आप गूगल पे, यूट्यूब किसका प्रोडक्ट है? गूगल का। अगर आप गूगल से वीडियो एड रन करते हो यूट्यूब पे, तो पर व्यू का चार्ज कितना लगेगा वो यहाँ पे मेरे पास। उसके बाद में आते हैं CPM। CPM में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा, इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। CPM का मतलब कॉस्ट पर, कॉस्ट पर माइल, काफी लोग कॉस्ट पर मिले भी कहते हैं। तो इसमें एक रीजन ये है कि CPM का मतलब होता है आपका जो डिस्प्ले ऐड होता है ना, डिस्प्ले ऐड जो सिर्फ हमें यूट्यूब पे देखते हो, कभी आप वीडियो देखते हो तो उसके नीचे एक इमेज में एक ऐड होता है, इमेज होती है, देखा है आपने? तो वो ऐड, या फिर अगर आप कोई भी वेबसाइट पे अगर आप जाते हो तो वहां पे भी आपको एडवर्टाइजमेंट का एक बैनर इमेज आपको बार बार आते रहता है, ऊपर जाओ नीचे जाओ हर जगह। तो वो सब ऐड कहाँ से रन हो रहा है? गूगल से रन हो रहा है। तो अगर आपको डिस्प्ले ऐड अगर आप रन करते हो, और डिस्प्ले ऐड अगर आपका, डिस्प्ले ऐड पे अगर आपको 1,000 इंप्रेशन आता है, डिस्प्ले ऐड पे अगर आपको 1,000 इंप्रेशन आता है, तो 1,000 लोगों को आपका ऐड दिखाने के लिए गूगल कितना चार्ज कर रहा है वो आपको CPM में पता चलता है। हाँ, 1,000 इंप्रेशन। हाँ, 1,000 इंप्रेशन। तो इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से। अभी रोमन लैंग्वेज आपको पता है ना, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे करते करते ये 5, ये 10। तो ऐसे करते करते जब M आता है, M, M मतलब, हाँ M मतलब माइल, तो माइल मतलब हो जाता है 1,000। माइल क्या हो जाता है? मतलब 1,000। लेकिन 1,000 गूगल के नजर में क्या है? 1,000 मतलब इंप्रेशन। मतलब अगर आपका जो डिस्प्ले ऐड है वो 1,000 लोगों तक अगर आपका पहुंचता है, 1,000 तक इंप्रेशन आता है, तो उसका चार्ज कितना लेगा वो CPM में पता चलता। इंप्रेशन ये भी हो गया ना, व्यू भी हो गया ये टाइप। हाँ, एक्चुअली व्यू जो हो जाता है वो व्यू, व्यू जो वर्ड है वो सिर्फ वीडियो के लिए यूज होता है। और ये इंप्रेशन मतलब कैसा हो जा रहा है मैं आपको समझाता हूँ। अभी त्रिशा, आप दिन भर में कितनी बार इंस्टाग्राम, कितनी बार ओपन करती हो? पूरा टाइम इंस्टाग्राम पे रहती है। अच्छा, फिर भी एवरेज टाइम कितने बजे, कब कब? एक एक मान के चलते, एक मॉर्निंग में आते होगे, एक आफ्टरनून में आते होगे, एक इवनिंग में आते होगे, और एक लेट ना, मतलब नाचने नाइट, है ना। तो त्रिशा, अगर त्रिशा देखो यूजर एक ही है, ध्यान दो, त्रिशा यूजर एक ही है। अगर त्रिशा को मॉर्निंग में एक ऐड दिखता है तो ये हो जाता है रीच। रीच मतलब त्रिशा तक वो मेरा ऐड पहुंच गया। लेकिन त्रिशा अगर वापस से आफ्टरनून में आती है तो अब वो हो जाता है इंप्रेशन। अब रीच कितना हो गया? 1। और इंप्रेशन कितना हो गया? 1। लेकिन अब त्रिशा वापस से इवनिंग में आती है, मेरा वही डिस्प्ले त्रिशा को वापस से दिखता है, तो इंप्रेशन वापस से होगा, और अब इंप्रेशन हो जाएगा 2। अब त्रिशा वापस से नाइट में आती है, फिर आ जाएगा इंप्रेशन, और ये हो जाएगा 3। मतलब रीच जो है, अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा, रीच जो है 1 है, और इंप्रेशन कितना हो गया? इंप्रेशन हो गया 3। तो इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी ऑडियंस होती है कि मतलब आपका ऐड है ना 500 ऑडियंस तक पहुंचा, लेकिन 500 ऑडियंस में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आपका ऐड रिपीट रिपीट दिखता है। तो जो रिपीट रिपीट दिखता है वो कंसीडर होता है इंप्रेशन में। तो 500 लोग में से मान के चलो 500 तो रीच हो गई। अब ये देखना है कि 500 में कितने लोग ऐसे हैं जिनको रिपीट ऐड दिखा, तो मान के चलो 1,000 लोगों तक आपका इंप्रेशन गया।
इसका मतलब 500 लोग में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपका ऐड 4 बार दिखा, किसी को 3 बार दिखा। ब्लिंकिट का ऐड दिखता है ना आपको, एक ही बार दिखता है क्या? बहुत बार दिखता है। तो इसका मतलब आप उसके लिए रीच एक हो, लेकिन आपको कितनी बार दिखा रहा है? अगर 3-4 बार दिखा रहा है तो 3-4 इंप्रेशन हो जाते हैं। तो रीच का पैसा ये नहीं है कि रीच होगा तो पैसा कटेगा, इंप्रेशन के बेस पे पैसा कटेगा। क्योंकि आपको एक बार तो ऐड दिखा दिया, पैसा कट रहा है, लेकिन दूसरी बार भी तो दिखा रहा है, तीसरी बार भी तो दिखा रहा है। तो तीसरी बार दूसरी बार जब दिखा रहा है तो फ्री में तो नहीं दिखा रहा है ना, पैसा लग रहा है। तो इम्प्रेशन का मतलब क्या हो जाता है? 1,000 अगर आपका डिस्प्ले एड, इमेज जो सिर्फ दिखती है, सिर्फ इमेज, अगर इमेज आपको, आपकी इमेज पे 1,000 इम्प्रेशन आ गया तो उस पर कितना चार्ज कटेगा वो आपको पता चलेगा सीपीएम में। किसमें? सीपीएम में। तो इसका जो कनेक्शन है कॉस्ट पर व्यू का, इसका कनेक्शन किससे? वीडियो से, क्योंकि वीडियो पे व्यू आता है। और इसका कनेक्शन किससे? इमेज से। इमेज मतलब डिस्प्ले एड। तो इमेज या वीडियो में लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो आपके जहन में डाल देना कि सीपीवी मतलब वीडियो, सीपीएम मतलब इमेज डिस्प्ले, पीपीसी और सीपीसी मतलब सर्च। सर्च मतलब जो हम सर्च करते हैं। अभी इस चीज को मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। गूगल एड्स की कुछ मार्केटिंग टाइप्स में सबसे पहले 2 टाइप्स को आप समझ लीजिए। ये 2 टाइप्स समझ लोगे तो आपको गूगल की मैट्रिक्स को समझने में आसानी होगी। तो इसमें 2 टाइप से, एक होता है पुल मार्केटिंग, एक होता है पुश मार्केटिंग। पुश मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? ऐसा ऐड जो आप चाहते नहीं हो और आपको जानबूझ के बार बार दिखाया जाता है। गूगल एड्स पे जब आप जाते हो, यूट्यूब पे जाते हो तो वीडियो आ जाता है, फिर बहुत सारे इमेजेस आने, इमेजेस एडवर्टाइजमेंट में आती है। आप सर्च थोड़ी करते हो, आपको आता है ना वो, आपको जानबूझ के दिखाया जाता है ना। तो पुश मार्केटिंग में क्या होता है? पुश मार्केटिंग में डिस्प्ले एड और वीडियो। पुश मार्केटिंग मतलब जो आप चाहते नहीं हो और आपको जोर जबरदस्ती से बार बार आपको दिखाया जाता है, तो ये होता है डिस्प्ले और वीडियो। तो वीडियो आप चाहते नहीं हो। अगर आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आप चाहते हो कि इस पे ऐड है? नहीं ना। लेकिन जब आप वीडियो देखते हो आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बनता है तो उसी के बीच में ऐड आता है, तो आप कोशिश करते हो कि फटाक से स्किप का बटन है उस पर क्लिक करो, हटाओ। तो ये हो जाता है रिपीट रिपीट, जानबूझ के आपको बार बार ऐड दिखाना। ये कंसिडर होता है पुश मार्केटिंग के अंदर। हम लोग कभी शॉपिंग सेंटर जाते देखे, अगर शॉप के अंदर जाना है तो या तो हम लोग क्या करते हैं, पुल करते हैं, अंदर जाते हैं, मतलब अपनी मर्जी से अंदर जा रहे हैं। और बाहर निकलना देते हैं तो क्या करते हैं, पुश करके बाहर निकल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप गूगल पे सर्च करके जा रहे हो अपनी मर्जी से तो ये पुल मार्केटिंग होता है। तो ये क्या होता है? इसमें सर्च आता है, सर्च, सर्च एड, सर्च एड। गूगल का अपनी मर्जी से जाके सर्च करते हो ना, या तो आपको उस चीज की जरूरत है जो आप सर्च करने जा रहे हो, या तो आपको उसको प्रोडक्ट को लेना है। तो अगर हम अपनी मर्जी से गूगल पे जाके सर्च करते हैं तो हमें उस चीज की जरूरत है, तो उस चीज को कहते हैं पुल मार्केटिंग। पुश मार्केटिंग हमें जरूरत नहीं है, हमारे इंटरेस्ट की बेस पे हमें जानबूझ के बार बार दिखाया जा रहा है, तो वो होता है पुश मार्केटिंग। तो अभी पुल मार्केटिंग में सर्च एड के अंदर है ना, 2 तरीके के ऐड होते हैं। एक शॉपिंग ऐड होता है और एक इंक्वायरी होता है। सर्च में क्या होता है? एक शॉपिंग होता है, एक इंक्वायरी होता है। तो यहाँ पे भी आपको 2 ऐड दिख रहा है और यहाँ पे पुश मार्केटिंग में भी आपको 2 ऐड दिख रहा है ना, ये डिस्प्ले और एक वीडियो।
तो ये सर्च और शॉपिंग क्या है ये हम लोग आगे समझेंगे। इंक्वायरी वाला तो आपने देख लिया कि जैसे हमने एमबीबीएस का सर्च किया तो हमें दिखा। तो शॉपिंग एड कैसा रहता है ये भी आपको मैं दिखा दूँ। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ स्मार्ट वॉच। सर्च किया मैंने। आप सर्च करके अभी आप बोलोगे सर ये भी तो मतलब डिस्प्ले इमेज दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले के साथ अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको बाकायदा एक हेडलाइन मिलती है इस प्रोडक्ट की, इसका प्राइस मिलता है और शॉप नाउ का बटन मिलता है जिसपे क्लिक करके आप अंदर जाओ। लेकिन ये जो है इसे शॉपिंग ऐड कहते हैं। सर्च में दो तरीके के ऐड आते हैं, एक शॉपिंग ऐड आता है जो आपके सामने, एक इंक्वायरी आता है जो हमने इससे पहले लिखा है। तो शॉपिंग ऐड मतलब ये भी तो अपनी मर्जी से सर्च कर रहे हो ना। गूगल पे बहुत सारे एडवर्टाइजर जैसे कि ये जो है ना नॉइस, क्रॉसबिट्स, विजय सेल्स, नॉइस, क्रोमा, इन लोगों ने गूगल को कहा है कि गूगल अगर कोई स्मार्ट वॉच अंडर 5,000 रुपीज अगर कोई सर्च करेगा तो उन्हें मेरा ऐड दिखाना। तो ये क्या शॉपिंग ऐड है। अब आपने अपनी मर्जी से सर्च किया ना, आपको जो समझ में आएगा, जो कंपनी समझ में आएगा उस पर क्लिक करके जाओगे, बराबर। तो ये शॉपिंग ऐड है, यहाँ हम अपनी मर्जी से सर्च करते हैं। इंक्वायरी के लिए वो भी हम अपनी मर्जी से सर्च करते हैं कि हमें किसकी इंक्वायरी करना है। तो ये दोनों टैब जो आते हैं फुल मार्केटिंग में आते हैं। और जो बार बार आपको रिपीट रिपीट दिखाया जाता है जैसे कि वीडियो या इमेज, वो आते हैं पुश मार्केटिंग में। तो ये पॉइंट क्लियर है। अभी अभी मुझे बताओ इसमें से कौन सा फुल मार्केटिंग है कौन सा पुश मार्केटिंग। Push. ये दोनों फुल मार्केटिंग है ना। और वीडियो और डिस्प्ले, वीडियो आ गया और डिस्प्ले आ गया तो आपको समझ जाना है पुश मार्केटिंग है। तो इसका मतलब आपके जहन में ये चीजें एकदम पक्की हो जानी चाहिए कि सीपीवी मतलब वीडियो है, सीपीएम मतलब डिस्प्ले है। तो वीडियो और डिस्प्ले दोनों है पुश मार्केटिंग। और पीपीसी और सीपीसी इसके अंदर सर्च बेस पे यूज होता है, तो इसके लिए होता है पुल मार्केटिंग। तो पुल मार्केटिंग में आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए ये दोनों मैट्रिक्स पे। अगर आप पुल मार्केटिंग सर्च एड या शॉपिंग एड अगर आप रन कर रहे हो तो इसका मतलब आपको ये दोनों लैंग्वेज ही बता सकती है कि आपका कैंपेन अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है, बराबर। और ये दोनों मैट्रिक्स आपकी पुश मार्केटिंग में। तो पुश मार्केटिंग में अगर आपका ऐड 1,000 लोगों तक पहुंच रहा है तो आपको पता चलना चाहिए कि 1,000 तक आपका एडवर्टाइजमेंट में इंप्रेशन आ रहा है तो उसका गूगल हमें चार्ज कितना कर रहा है। मान के चलो आपका, आप हो और आपका एक फ्रेंड है, आप दोनों यही सेम इंडस्ट्री से हो। आप जो एड रन कर रहे हो आपके एड के अंदर सीपीएम 80 रुपये आ रहे हैं, लेकिन आपके दोस्त का सीपीएम 40 रुपये आ रहा है। तो आप बोलोगे तेरा सीपीएम 40 रुपये कैसे आ रहा है, तो वो तो थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल पे उसने ऑप्टिमाइज किया है। और आपका 80 रुपये आ रहा है तो आपको थोड़ा चिंता होने लगेगी कि दोनों का हम लोग ऐड दोनों मतलब ऐड दोनों का सेम ही बना रहे हैं, लेकिन मुझे 80 रुपया मतलब 1,000 लोगों तक आपका ऐड पहुंचने के लिए गूगल 80 रुपया चार्ज कर रहा है, उसको 40 रुपया। तो आपको 40 रुपया ज्यादा क्यों चार्ज कर रहा है। तो इसको पता करने के लिए हमें सीपीएम के अंदर घुसना पड़ेगा ना, हमें चेक करना पड़ेगा ना। सबसे पहले आपको इंडिकेटर यही देगा, जो एक अलर्ट होता है ना अलर्ट। जैसे जियो का रिचार्ज अगर हमारा रिचार्ज खत्म होने आता है तो 2-3 दिन पहले से हमें जो उसकी हमारा जो नेटवर्क होता है उसकी टीम की तरफ से हमें पुश करना स्टार्ट करते हैं, अलर्ट देना स्टार्ट करते हैं। अगर आपका जियो का बैलेंस अगर एक दिन का जीबी है, जीबी खत्म हो जाता है तो तुरंत उनकी तरफ से मैसेज आता है कि आपका 80% डेटा एग्जॉस्ट हो चुका है, तो अलर्ट आता है ना। तो उसी तरीके से एड के अंदर भी सीपीएम आपको सिर्फ ये बता देगा कि 80 रुपया आ रहा है। तो सीपीएम 80 रुपया आ रहा है तो अभी आपको अलर्ट हो जाना है, यार बहुत ज्यादा आ रहा है। सीपीवी एक पर्सन को ऐड दिखाने के लिए अगर 2 रुपया चार्ज हो रहा है तो बहुत ज्यादा हो गया, तो आपको अलर्ट हो जाना है। अंदर चीजें कैसी करनी है वो बाद में सीखना है, लेकिन पहले लैंग्वेज को सीख के लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि ये पहले पहले इंडिकेटर से जो हमें हेल्प करेंगे हमारे कैंपेन का परफॉर्म कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, अच्छे में जा रहा है या बुरे में जा रहा है। तो अगर अच्छे में जा रहा है तो अच्छी बात है, बुरे में जा रहा है तो कैसे करना है वो आगे सीखने वाला है। तो ये 4 मैट्रिक्स क्लियर है।
ओके, अभी इसके बाद भी कुछ 4 मैट्रिक्स और है जो आपके ऐड को मतलब आपके ऐड के इंडिकेटर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? एक आपके इंडिकेटर, ये क्या है? ये चारों आपके एड्स को मतलब आपको अलर्ट करते हैं। अलर्ट करते हैं मतलब कॉस्ट पर व्यू कितना आ रहा है, कॉस्ट पर व्यू कितना आ रहा है, सीपीएम कितना आ रहा है, और कॉस्ट पर क्लिक कितना आ रहा है। क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक का पैसा कितना आ रहा है, ये आपको एक मतलब अलर्ट करते हैं कि इतना इतना पैसा आ रहा है। ठीक है। और एक होता है इंडिकेटर, केपीआई जिसे बोलते हैं, की परफॉर्मेंस इंडेक्स। वो क्या होता है? फुल फॉर्म वगैरह नहीं लिखना है, लेकिन वो चारों इसी के पार्ट। आपका ऐड के अंदर और अंदर क्या क्या परफॉर्मेंस हो रही है उसको भी हमें एनालाइज करना है। आप सबसे पहले इसके अंदर आता है सीपीएल, कॉस्ट पर कॉस्ट पर कॉस्ट पर लीड। अभी हमने एमबीए का इंक्वायरी देखा, सर्च किया, क्लिक किया, पैसा कटा। अंदर जाने के बाद अगर मैं फॉर्म नहीं भरा तो पैसा वेस्ट हो गया ना। ऐसे करते करते क्या होता है पता है? जब गूगल पे कोई सर्च करता है और आपका ऐड दिखता है, ऐड पे जब क्लिक करता है, वेबसाइट पे जाता है, डिटेल पूरी पढ़ने के बाद उसे एक फॉर्म मिलता है। तो ये अब क्या होता है, किसी ने गूगल पे सर्च किया, आपका एड्स यहाँ पे 100 बार दिखा, 100 बार दिखा। 100 बार देखने के बाद आपके ऐड पे क्लिक आ गया, मान के चलो 20। 20 लोगों ने जब क्लिक किया तो ये 20 लोग आपके वेबसाइट पे गए, क्लिक किए ना 20 लोग। 100 लोगों ने सर्च किया त्रिशा, सर्च करने के बाद 20 लोगों ने देखा, मतलब 20 लोगों ने ऐड पे क्लिक किया। और ऐड पे क्लिक करके, अब ये तो जरूरी नहीं है ना कि 20 के 20 लोग फॉर्म भरेंगे। तो मान के चलो 20 में से यहाँ पे फॉर्म भरने वाले जो ऑडियंस थे ये 5 लोग थे, तो 5 लोगों ने फॉर्म भरा। तो अब एक जन का फॉर्म भरने का चार्ज कितना लगा वो कैसे पता चलेगा? कॉस्ट पर लीड। आपको एक लीड कितने रुपए की आई वो आपको सीपीएल में पता चलेगी। दिशा, ये क्लियर है? अच्छा, एग्जांपल मान के चलो, ये ऐड के अंदर पैसा कितना लगा है मालूम है क्या? 1,000 रुपया लगा है। कितना लगा है? 1,000 रुपया। 1,000 रुपया इसका बजट है। यहाँ पे जो भी कोई सर्च किया, आपका ऐड दिखा, तो आपका ऐड है ना, 1,000 रुपये में 100 लोगों को दिखा, जिसमें से आपको आ गई 10-20 क्लिक, और 20 क्लिक से आपको आ गई 5 लीड। तो अभी बंदे बताओ कि 1,000 रुपये में आपको टोटल लीड कितनी आई? 1,000 रुपये में टोटल 5 लीड आई ना। तो इसका मतलब ये है कि गूगल आपको ये बताएगा कि एक लीड कितने की आई। तो अभी आप मुझे बताओ, अगर 1,000 में आपको 5 लीड आई तो एक लीड कितने की आई? 200 रुपये की आई ना। तो ये हमें कौन बताएगा? ये गूगल हमें बताता है कि आपने जो एड रन किया है, आपके एड रन करने के बाद टोटल आपको जो लीड्स चाहिए, 5 लीड आई, तो एक लीड आपको कितने की आई। तो आपके ये बजट जो डेली बजट होता है ना, उसके हिसाब से आपको बताता है। तो सीपीएल वाला पॉइंट क्लियर है? अच्छा, आप सीपीएल वाली चीज को थोड़ा और समझना। कोई सर्च करके जाएगा तो ऐड दिखेगा, दिखेगा ना। ऐड पे क्लिक करेगा, वेबसाइट पे जाएगा, फॉर्म भरेगा। ये पहली कंडीशन। लेकिन हम वीडियो भी तो दिखा सकते हैं ना उसको, बार 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 हम उसको जानबूझ के दिखाएंगे। मतलब एक पर्सन जो खुद से आ रहा है, हम चाह रहे हैं जो खुद से आ रहा है उसको भी हमारा ऐड दिखना चाहिए। और जो खुद से नहीं आ रहा है, खाली सोच रहा है कि मुझे ये करना है, तो क्यों ना वो सोच रहा है तो मैं उस तक पहुंच जाऊं। तो पहुंचने के लिए पुश मार्केटिंग करना पड़ेगा ना। तो मैं वीडियो में भी तो उसको दिखा सकता हूँ बार बार, सुबह आ रहा है तो भी दिखा रहा हूँ, शाम में आ रहा है तो भी दिखा रहा हूँ, जैसे ब्लिंकिट। तो आप जब वीडियो के अंदर भी तो लिखा रहता है बाय नाउ या अप्लाई नाउ, तो अप्लाई नाउ पे जब क्लिक करेगा तो वो भी तो वेबसाइट पे जाएगा, तो वेबसाइट पे आएगा तो वो भी तो फॉर्म भरेगा। तो वीडियो एड में भी आपको बताता है कि आपके वीडियो से आपको जो लीड आई है वो एक लीड कितने की आई। आप फिर डिस्प्ले एड भी तो दिखा सकता हूँ मैं, इमेज, इमेज एड भी तो बार बार दिखा सकता हूँ। इमेज एड देख के भी वहां पे अप्लाई नाउ का बटन दे दूंगा मैं, उससे भी सेम वेबसाइट पे जाएगा, और वहां पे जाके फॉर्म भरेगा तो मुझे इमेज के एड के अंदर भी बताएगा कि सीपीएल कितना आ रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा ना कुछ, या अगर नहीं समझ में आएगा तो बताना, फिर रिपीट कर देंगे। तो सीपीएल क्या है?
एक, हाँ ये कौन सा है? ये पांचवा मैट्रिक्स है। मतलब ऊपर की जो चारों मैट्रिक्स आपको दिख रहे हैं, ये चारों मैट्रिक्स के अंदर अगर आप ऐड रन करोगे तो ऐड रन करने के बाद आपका कॉस्ट पर लिस्ट क्या आ रहा है, चाहे वो सर्च एड से हो, चाहे वो डिस्प्ले एड से हो, चाहे वो वीडियो एड से हो, तो ये तीनों के अंदर आपको बताता है कि कॉस्ट पर लिस्ट कितना है। क्लियर है? ओके, छठा पॉइंट है CTR। CTR मतलब कॉस्ट पर, सॉरी, CTR मतलब क्लिक थ्रू, क्लिक थ्रू रेट। आप क्लिक थ्रू रेट क्या होता है थोड़ा पॉइंट को समझो समझने के बाद। त्रिशा, आपको गूगल पे आप ज्यादा क्या सर्च करते हैं? कॉलेज। कॉलेजेस एंड ऑल। तो त्रिशा भी आपने क्या देखा? आपने 12th का 11th का ना, बेस्ट कॉलेज, बेस्ट कॉलेज इन नवी मुंबई। तो त्रिशा ने सर्च किया बेस्ट कॉलेज इन नवी मुंबई। ये सर्च करने का त्रिशा को ना एक ऐड दिखा, चार ऐड दिखते हैं ना गूगल पे, ये दो ऐड दिखा, ये तीन ऐड दिखा, और ये चौथा ऐड दिखा। अब त्रिशा ने ये सर्च किया। त्रिशा के जैसे और भी तो बहुत सारे लोग होंगे ना जो 11th के लिए कॉलेज देख रहे होंगे, या जिनका 12th हो गया वो 13 के लिए देख रहे होंगे, या जिनका ग्रेजुएशन हो गया वो आगे MBA M.Com वट एवर जो उनको करना है उसके लिए देख रहे होंगे। तो ऐसे ऑडियंस तो बहुत सारी है। तो जैसे त्रिशा ने सर्च किया है, तो त्रिशा के जैसे और भी बहुत लोग हैं जो सर्च कर रहे हैं। तो जैसे त्रिशा को ये चार ऐड दिख गया है, एक दो तीन चार। तो अभी त्रिशा ने क्लिक नहीं किया किसी ऐड पे, तो पता है ये जो एडवर्टाइजर है, एडवर्टाइजर 1, ये एडवर्टाइजर 2, ये एडवर्टाइजर 3, और ये एडवर्टाइजर 4। अब क्या होगा, त्रिशा ने सर्च किया, ये चारों के ऐड दिख गए, इसके मतलब ये जितने भी एडवर्टाइजर है ना, इन सबके गूगल एड्स के ऊपर है ना, जो गूगल एड्स इन्होंने रन किया ना, इनके डैशबोर्ड में ना सबको एक एक इंप्रेशन आ जाएगा। ये चारों लोग को एक एक इंप्रेशन आ जाएगा। क्यों पता है? आपने सर्च किया तो आपका ऐड, चारों लोगों का ऐड आपको दिख गया। मतलब आपने ऐड डीवाई पाटिल का भी देखा, आपने ऐड NMIMS का भी देखा, आपने ऐड IITM का भी देखा, और आपने ऐड नीचे MIT का भी देखा। तो ये चारों एडवर्टाइजर को ना, उनके जो गूगल का जो डैशबोर्ड है ना ऐड का, उन चारों को ये दिखेगा यहाँ पे कि एक इंप्रेशन आया है। तो ऐसे ऐसे करते करते ना उनको इंप्रेशन बढ़ता जाता है। जैसे आपने आपने सर्च किया, तो और भी लोग तो सर्च करते हैं, तो किसी को इंप्रेशन आ जाता है, किसी को 100 इंप्रेशन आ जाता है। मान लो पहले एडवर्टाइजर को इसको इंप्रेशन आ गया 100, इसको इंप्रेशन, और ये क्या होता है ना, पीछे आपने सर्च किया तो आपको ये चार दिख रहा है। तो नवी मुंबई में ये सिर्फ चार एडवर्टाइजर नहीं है जो एड रन कर रहे हैं, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट और भी बहुत सारे कॉलेजेस है। तो कभी दूसरा पर्सन कोई सर्च करता है तो उसको कोई टॉप के तीन दिखता है और नीचे चौथा ऑप्शन कोई दूसरे कॉलेज का लिखता है। तो मल्टीपल होते हैं, तो इसके हिसाब से क्या होते हैं, इंप्रेशन डिवाइड हो जाता है। तो मान के चलो त्रिशा ने सर्च किया, तो ऐसे बहुत सारे लोग ने सर्च किया, तो पहले एडवर्टाइजर को 100 इंप्रेशन आया, किसी को 90 आया, किसी को 120 इंप्रेशन आया, किसी को 80 आया। बराबर? तो अभी 100 बार अगर आपका ऐड दिख रहा है, और 100 बार ऐड दिखने के बाद जैसे कि ज्यादा लोग इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं, 100 बार ऐड दिखा, तो मतलब 20 लोगों ने ये पहले वाला जो ऐड है ना इस पे क्लिक किया। इसका ऐड 90 बार दिखा गया है, इसके ऐड पे मान के चलो 15 क्लिक आया। इसका ऐड 120 बार दिखा गया है, इसको 25 क्लिक्स आया। इसका ऐड 80 बार दिखा गया है और इसको 17 क्लिक आया। अब इसमें हमें क्या निकालना है पता है क्या?
कि आपका ऐड कितनी बार देखा जा रहा है और देखने के बाद कितने लोग आपके ऐड पे क्लिक कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो एक रेट होता है, परसेंटेज, वो परसेंटेज निकाला जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको एक ग्राफ बताता हूँ। जैसे कि मैं मोस्टली सबको ये कॉमन एग्जाम्पल देता हूँ। केक की शॉप है, एक केक की शॉप है या बुटीक, कपड़े की दुकान है, चाहे वो लेडीज या जेंट्स हो। तो एक बुटीक के अंदर अगर डेली 100 लोग जा रहे हैं, एक बुटीक के अंदर एक दिन में 100 लोग जा रहे हैं और सिर्फ 5 लोग ही कपड़ा खरीद रहे, 95 लोग कपड़ा नहीं खरीद रहे, तो ये अच्छा है या बुरा है? बुरा है, बुरा है। ड्राइवर जी, वॉकिंग ज्यादा है, वॉकिंग ज्यादा है तो उसका एडवांटेज उठाना चाहिए ना। कस्टमर एक बार अगर आपकी शॉप तक आ रहा है तो एटलीस्ट 20 लोग को, 25 लोग को खरीद के लेके जाना चाहिए। अब 95 लोग जा रहे हैं तो मतलब कुछ तो होल्ड है, या तो पैसा बहुत महंगा बता रहा है, या तो उसे बेचने नहीं आ रहा, या तो कस्टमर को हैंडल करने नहीं आ रहा। और 5 लोग खरीद ले रहे, 100 में से 5 लोग खरीद रहे, 5 लोग ऐसे हो जाते हैं मतलब उनको ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करना है, ज्यादा हेडिंग नहीं लेना है, खरीदना है, उनको फटक से जाना है, तो कुछ 5 लोग ऐसे रहते हैं। तो 100 कस्टमर आपके शॉप पे आ रहे हैं और 5 लोग खरीद रहे हैं, 95 लोग नहीं खरीद रहे, इसका मतलब आपके प्रोडक्ट में या आपके सर्विस में या आपके सेल्स में कुछ तो भी कमी है। तो उसी तरीके से अगर आपका एड 100 बार दिखा जा रहा है और 100 बार देखने के बाद अगर 20 लोग ही अगर आपके एड पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये अच्छा है या बुरा है? बुरा है। तो कितने लोग क्लिक करना चाहिए? एटलीस्ट 50% लोग तो क्लिक करना चाहिए। नीचे वाला जो ऐड है जिसका 80 बार दिखा जा रहा है, मतलब कोई सर्च कर रहा है, इसका ऐड है ना ये वाला, चौथा, इसका ऐड 80 बार दिखा गया है। तो 80 बार देखने के बाद तब जाके 17 क्लिक्स आ रहे हैं। तो अभी इसमें क्या होता है ना, इसमें एक रेशो होता है, उस रेशो को हमें निकालना होता है। तो वो रेशो क्या होता है? वो सीटीआर होता है। सीटीआर का फॉर्मूला है, सीटीआर का फॉर्मूला है कि आपके ऐड पे टोटल कितने क्लिक आए, वो उसको करना पड़ता है आपको। टोटल आपको कितने इंप्रेशन आए, आपको यहाँ पे इंप्रेशन और इंटू 100, ये सीटीआर का फॉर्मूला है। सीटीआर का फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा ये बताने के लिए कि आपका ऐड का जो क्लिक का जो परसेंटेज है वो अच्छा है या बुरा है। तो देखो, अगर मैं एग्जांपल इसका डालता हूँ फर्स्ट वाले का, तो इस पे क्लिक कितना है? 20, राइट। और इंप्रेशन कितने हैं? 100 और इंटू 100, तो ये कट गया, इसका मतलब 20, तो इसका मतलब सीटीआर कितना आया? सीटीआर 20%। तो मैं आपको पहले सीटीआर पहले समझा दूं। सीटीआर हर बिजनेस के नजदीक बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अगर एक कार की कंपनी है, उसे कार बेचना है, तो कार बेचने के लिए सबसे पहले वो कार की इंक्वायरी जनरेट करी। तो अगर कार में 100 बार उसका ऐड देखा जा रहा है और 20 लोग क्लिक कर रहे हैं, तो वो कार की कंपनी के लिए ये सीटीआर बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर 20 लोग में से अगर एक ने भी अगर कार ले लिया तो पैसा पूरा निकल गया ना। एक रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है, अगर उसका कोई सर्च कर रहा है, उसका ऐड दिख रहा है और 100 बार उसका ऐड देखा गया है और 10 क्लिक आया है, सामने से क्लिक कर रहा है ना, सामने वाला बंदा अपने मर्जी से क्लिक कर रहा है, और 10 क्लिक में से मान के चलो 5 लोग फॉर्म फिल कर देते हैं, और वो 5 लोग में से 1% अगर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो ऐड का कॉस्ट तो समझ लो दिन भर का 1000-1500 रुपया या 2000 रुपया या 10,000 रुपया। अगर 10,000 रुपये में एक बंदा उसकी 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो अच्छा है क्या बुरा है? बहुत अच्छा है। तो कोई इंडस्ट्री ऐसी होती है ना जिनका प्रोडक्ट का टिकट साइज बहुत ज्यादा है, तो उस केस में अगर सीटीआर उनको कम आ रहा है ना, तो चल जाता है। लेकिन ऐसी इंडस्ट्री जिनका मतलब प्रोडक्ट का कॉस्ट थोड़ा सा एवरेज है, जैसे कि मैं अगर बात करूँ स्मार्ट वॉच का, जो मैंने सर्च किया, अगर स्मार्ट वॉच का मुझे ऐड दिख रहा है, मैंने इंटरेस्ट है मुझे खरीदना है, तभी तो मैं सर्च कर रहा हूँ। सर्च करने के बाद अगर मुझे ऐड 100 बार दिख रहा है, तो एटलीस्ट उसमें 30-40% का सीटीआर आना चाहिए फिर, क्योंकि हम अपनी मर्जी से इसको सर्च किए। और मर्जी से सर्च करने के बाद अगर हमें क्लिक थ्रू रेट कम आ रहा है, तो मतलब हमारा ऐड अच्छा नहीं है। तो ये भी तो आपको एक इंडिकेटर दे रहा है ना
कि आपका एड अच्छा चल रहा है या नहीं। सीटीआर भी इंडिकेटर देता है। ऊपर वाली जो चार चीजें हैं ना वो आपको अलर्ट करती है, और ये आपको इंडिकेटर दे रही है कि मतलब कौन से डायरेक्शन में आपका कैंपेन जा रहा है भाई, इसको भी थोड़ा देखो। तो सीटीआर वाला मामला थोड़ा समझ में आ रहा है आपको? अगर इसमें कंफ्यूजन आ रहा है तो मुझे बताना, तो मैं वापस समझाऊंगा। जबर, त्रिशा, विनय, सीटीआर अगर मैं पूछूंगा तो बता पाएगी ना? सीटीआर का मतलब टोटल क्या होता है कंप्लीटली, मैं आपको बताता हूँ कि आपके कस्टमर जितने वॉक इन हो रहे हैं और वॉक इन होने के बाद कितने लोग आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। तो वॉकिंग और खरीदने वालों को इसको हमें परसेंटेज में, फॉर्मेट में, फॉर्मूले में डालना है। फॉर्मूले में डालने के बाद एक एवरेज निकालना है, क्योंकि कंपनी एवरेज निकालती है। अगर अगर आप देखोगे तो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, अगर कॉलेज जैसी थी, अगर अभी ना आप त्रिशा आपको एडमिशन लेना था तो चलो वो आपको कॉलेज, वो वहीं पे आपने स्कूल पढ़ा तो उस कॉलेज के बारे में आपको बहुत ज्यादा पता है, उस कॉलेज की स्टडी के बारे में। लेकिन मान के चलो अगर वो कॉलेज, वो स्कूल अगर सिर्फ 10th तक ही रहता है तो आपको 11th के लिए बाहर निकलना पड़ता है। तो 11th के लिए अगर आप बाहर निकलते तो क्या पहली कॉलेज में जाते, पहली कॉलेज में एडमिशन ले लेते? नहीं, आप और भी कॉलेज को ट्राई करते, 10-12 कॉलेज में देखते थे। तो 10-12 कॉलेज में से फिर आप एक जगह जाते। तो वो जो 10-12 कॉलेज है ना, वो 10-12 कॉलेज में हर बार वो एनालाइज करते हैं कि ये बार हमारे पास इंक्वायरी कितनी आई और उस इंक्वायरी में से कितने लोग एडमिशन लिए। तो हर कॉलेज अपना एक सीटीआर निकालती है। तो उसी ये, मतलब ये बिजनेस वाली चीज है, तो हर बिजनेस का एक सीटीआर निकलता है। तो उसी तरीके से हर बिजनेस वाला, हर कंपनी या हर एकेडमी, हर कॉलेज, हर इंडस्ट्री अपना एक सीटीआर निकालती है कि कितनी इंक्वायरी है, कितनी इंक्वायरी क्लोज हुई, तो उसका एक एवरेज निकालते हैं। तो याद रखना ये सीटीआर का एक फॉर्मूला, ये हमें लिखना है इसके अंदर। तो ये समझ में आ रहा है ना कोई सीटीआर वाला? हम्म। अभी जैसे ये चार है, हाँ, 1 2 3, राइट। जो टॉप वाला है हाँ तो कॉस्टिंग ज्यादा होगा। हाँ, एक्चुअली वो आप ही कवर करेंगे हम लोग आगे। इसको बोलते हैं एड रैंकिंग फैक्टर। तो एड रैंकिंग फैक्टर में भी कवर करने वाला हूं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है? हाँ, बाय द वे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो लेक्चर ही किसी ना, लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी अपने को आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला है, ओके, आप सातवां जो पॉइंट है इसे बोलते हैं, का भी फॉर्मूला है, हाँ, सीपीएम का भी फॉर्मूला। सीपीएम का भी फॉर्मूला है। सीपीएम का फॉर्मूला मतलब आसानी से आप लिख लोगे। इसमें कैसा है, हमें आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ता है ना वो ना ये, हाँ, बस फॉर्मूले में डालना है। लेकिन ये मैं फॉर्मूला ऐसा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। लेकिन गूगल के डैशबोर्ड पे गूगल ऑटोमेटिक आपको सीपीएम दे देता है सामने, सीटीआर भी सामने दे देता है। ओके, तो इसका फॉर्मूला कैसा है इसका? एड बजट और इम्प्रेशन, मतलब टोटल इम्प्रेशन, और यहाँ पे आएगा 1000। अब 100 नहीं आएगा, क्योंकि इंप्रेशन का कनेक्शन 1000 है ना। तो इसको कैलकुलेट कैसे करना पड़ता है कि आपका ऐड का टोटल बजट कितना लगा। जैसे बजट हमारा लगा 1000 रुपया, 1000 रुपये में आपको कितने इंप्रेशन आए टोटल। तो जैसे मान के चलो मुझे 30,000 इंप्रेशन आए और इसको करना है 1000 से। तो ये आपको बताएगा कि 1000 में, 1000 रुपये के बजट से अगर आपका ऐड 30,000 लोगों तक जा रहा है तो 1000 लोगों तक पहुंचने में कितना पैसा खर्च रहा है वो यहाँ पे खर्च। लेकिन गूगल आपको ये सामने ही दे देगा, आपको निकालने की, फॉर्मूले में डालने की जरूरत नहीं, वो खुद आपको सामने शो करेगा और आपको खुद एनालाइज करने मिल जाएगा। तो ये डाउनलोड होता है क्या? डाउनलोड नहीं, ऐसा गूगल का ना एक डैशबोर्ड होता है था, जिसके अंदर आपको पूरा इंडिकेटर देता है। जैसे ये सीपीएम रहता है, ये सीपीएल रहता है, ये सीपीसी रहता है, ये सीपीएल रहता है। हाँ, ये पूरा ऐसा डैशबोर्ड देता है, तो आपको ना ये पूरा बताता है यहाँ पे कि सीपीएम कितना आ रहा है, ये सब क्या आ रहा है, ये सब ओके। अभी कैसे है ना, वो आगे की चीज है, इसके लिए मैंने आपको बोला वो आगे से दिखा दो आपको कि इसका इंडिकेटर कैसे दिखता है।
आप जो सेकेंड लास्ट जो पॉइंट है इसको बोलते हैं CPA। CPA मतलब कॉस्ट पर एक्विजिशन। कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या होता है? मतलब मेरे ऐड पे कितने क्लिक आए? 100। 100 मेरे ऐड पे, मतलब 100 क्लिक नहीं, सॉरी, मेरे ऐड पे 100 इंप्रेशन आए। त्रिशा ने सर्च किया, त्रिशा ने ऐड देखा, वैसे बहुत लोगों ने देखे, 100 बार ऐड देखा, तो उस पर क्लिक आ गए 20। 20 क्लिक में से 5 लोगों ने क्या किया? फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद इसमें से 2 लोगों ने सक्सेसफुली एडमिशन ले लिया। और ये टोटल पूरे ऐड का जो बजट था वो कितना था? 1000 रुपया। कितना था? 1000 रुपया। 1000 रुपये में 100 बार ऐड देखा गया, 20 क्लिक आ गए, 5 लीड आ गई, 5 में से 2 एडमिशन ले लिए। तो इसका मतलब ये है कॉस्ट पर एक्विजिशन। पर एक्विजिशन मतलब पर कन्वर्जन आपको मार्केटिंग कॉस्ट कितना लगा। इसका मतलब अगर 1000 रुपये लगा के आपने 2 एडमिशन किया है तो एक एडमिशन करने का चार्ज कितना लगा? तो कितना हुआ? 500 रुपीज हुआ। तो हर कंपनी अपना CPA भी निकालती है CTR के साथ। हर कंपनी निकालती है। मान के चलो अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया है एक ऐड के अंदर, वो ऐड है iPhone 16 Pro, तो 1 लाख रुपया आपने ऐड में लगाया, आपका 1 लाख रुपए के अंदर आपको 10 आईफोन बिक गए, तो उसका CPA कितना है? 1 लाख रुपए हमने एडवर्टाइजमेंट में लगाया, और उस एडवर्टाइजमेंट से मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है वो iPhone 16 Pro है, तो 1 लाख रुपए हमने ऐड में लगाया और हमारा मोबाइल 10 मोबाइल बिक गया, तो एक मोबाइल बेचने के लिए कितना रुपया लगा? 10,000 लगा ना। तो इसका मतलब वो क्या है आपका? CPA, कॉस्ट पर एक्विजिशन। कॉस्ट पर एक्विजिशन ये होता है कि एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपकी मार्केटिंग कॉस्ट प्रोडक्ट कितनी लग रही है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो हर कंपनी ये भी करती है। अभी जो डीवाई पाटिल का आपने ऐड देखा, तो डीवाई पाटिल का ऐड वो ये भी ऑप्टिमाइज करेगा, उसका मार्केटिंग या हेड या फाइनेंशियल हेड, वो बोलेगा एक कितने एडमिशन हुए, तो बताएगा सर 10 एडमिशन हुए। अब मुझे शाम तक इसका CPA बताना क्या है कि एक एडमिशन आ रहा है, मतलब कंपनी लॉस में जा रही है फायदे में आ रही है, वो भी तो पता चलना चाहिए। तो फायदे में आ रही है नुकसान में आ रही है, उसका इंडिकेटर CPA। एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक्चुअल कॉस्ट कितना लगे। मान के चलो अगर आपका आईफोन, आपका 1 लाख रुपए ऐड का बजट है और 1 लाख रुपए में 2 ही आईफोन बिका, तो CPA कितना हो गया? 50,000। तो 50,000 कंपनी के लिए लॉस है या फायदा है? बहुत लॉस है ना। तो CPA आपको जज करने में आपको हेल्प करता है कि आपका बिजनेस और आपका एड, ये दोनों का मिला के ये आपको प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है। बराबर। तो ये वाला पॉइंट भी समझा ना विनय जी? कितना नहीं समझे? CPA मतलब क्या होता है कि एग्जांपल मान के चलो आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे कि नया बिजनेस मान के चलो पर्स का बिजनेस, और आपने पर्स के बिजनेस के लिए आपने सोचा कि एक ऐड लगा चाहिए, तो आपने गूगल पे आपने ऐड लगाया। आपको फेसबुक आता है ना, अच्छे फेसबुक समझना है। आपने फेसबुक पे ऐड लगाया, आपका फेसबुक पे डेली का बजट आपने 500 रुपया रखा, और आपका कैंपेन 10 दिन चला, तो 500 के हिसाब से कैलकुलेट कितना हो गया? 5,000 हो गया। 5,000 रुपया आपने ऐड में लगा दिया। अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा तो आप सोचोगे ना अभी लगा के मतलब नहीं, बंद कर दो, लॉस नहीं जा रहा है। लेकिन मान के चलो कि 5,000 रुपये में ना आपका 5 पर्स जो है ना वो बिक गया, और एक पर्स की जो कीमत है वो 500 रुपीज है। एक पर्स की कीमत 500 रुपीज है, और 5,000 रुपया लगा के आपने 5 पर्स बेचा, तो कितना? 5,000 रुपये तो आपने दे दिया मेटा को, लेकिन मेटा ने रिटर्न में आपको कितना बेच के दिया? 5। 5 पर्स ही आपको बेच के दिया। एक पर्स का वैल्यू है 500 रुपीज, तो 5 का वैल्यू कितना हो गया? 2,500। तो अभी आप सोच के देखो, आपका मार्केटिंग कॉस्ट 5,000 है और आपके प्रोडक्ट का जो टोटल वैल्यू है वो 2,500 रुपये है।
तो 5,000 रुपये लगा के आप ये 2,500 रुपये का माल आपने बेचा, तो इसका मतलब आपका एड में भी पैसा गया लॉस, इसकी खरीदी वैल्यू भी नहीं है वो भी गया लॉस। तो कंपनी क्या जज करती है कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो कम से कम कॉस्ट में अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहिए। तो ये कॉस्ट का हर कंपनी एक एवरेज निकालती है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप बेच रहे हो तो एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपकी मार्केटिंग कॉस्ट टोटल कितनी जा रही है, वो आपको यहाँ पे सीपीए में पता चले। बराबर, एग्जाम्पल जैसे ये था ना, हमने 1 लाख रुपया पकड़ा था, 1 लाख रुपया हमारा बजट था हाँ गूगल ऐप पे, हमने कितने बेचा, 10 आईफोन बेच दिया। एक आईफोन की कीमत 1.5 लाख रुपए है, तो हमने 1 लाख पकड़ो, 1 लाख रुपए लगा के आपने 10 आईफोन बेच दिया। इसका मतलब एक आईफोन बेचने के लिए आपको 10,000 रुपया लगा। तो 10,000 रुपये से वो क्या करा, 10,000 रुपया उसे लगा 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट को बेचने के लिए। 1 लाख का एक प्रोडक्ट है ना, आप कंपनी फायदे में। लेकिन वही इसको अगर 20-25 हजार लगता तो वो बोलता नहीं भाई, जो अपना बीच का प्रॉफिट मार्जिन है वो तो अपन गूगल को ही दे देते एड के अंदर। तो हर कंपनी ये जज करती है कि वो एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए कितना रुपया मार्केटिंग में खर्चा कर रही है, और वो जो मार्केटिंग में जो खर्चा कर रही है अगर वो बिक भी जा रहा है तो कंपनी ये भी एनालाइज करती है कि हमें इसमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। देखो ये टेक्निकल टर्म है, लेकिन टेक्निकल टर्म के अलावा अगर आप सोचो तो ये बिजनेस के हिसाब से बहुत लॉजिकल टर्म है। किसी भी बिजनेस में सबसे पहले आपको उसका प्रॉफिट एंड लॉस सोचना पड़ता। अगर आपको पैसा नहीं भी बचा, एग्जाम्पल मान के चलो आईफोन 1 लाख रुपए का है, उसको बनाने के लिए मान के चलो पूरा खर्चा अच्छा सबको पकड़ के सैलरी वगैरह सब पकड़ के 80,000 रुपया गया है। अगर 1 लाख में बिकता है तो 80,000 रुपया साइड में हटाती है, कंपनी को 20,000 रुपया प्रॉफिट होती है। कंपनी कब तक कम खाती है पता है क्या, कि मान लो इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए टोटल 20,000 रुपया खर्चा जा रहा है, तो कंपनी को कुछ लॉस नहीं होगा, लेकिन उसका जो आने वाला प्रॉफिट है वो जाएगा। तो कंपनी उस टाइम पे बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन जो प्रॉफिट है वो भी नहीं आ रहा है बल्कि और जेब से जा रहा है, तो कंपनी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो इसका पूरा एनालाइज और पूरा जजमेंट जो रहता है वो सीपीए पे रहता है। ऋषा, कंफ्यूज हो, क्लियर है? विनय जी, सिंपल है, एक प्रोडक्ट को बेचने के मार्केटिंग कॉस्ट कितना लगेगा वो सीपीए में बता जाए। ओके, यस। अच्छा वो वर्डप्रेस का एक आया है, एक 5 मिनट का, ठीक है। उसके बाद में 8वां है, 8 और लास्ट, ये है रोआस। रोआस मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रोआस मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अब गूगल आपको ये भी तो बताएगा कि आपने जो एड में लगाया है उसका मैं आपको रिटर्न कितना निकाल के दे रहा हूँ। आपने गूगल पे लगाया है 1 लाख रुपया आईफोन बेचने के लिए, तो गूगल आपको ये भी बताएगा कि भाई आपने जो मुझे 1 लाख रुपया दिया है ना, उस 1 लाख के बाद मैंने आपको 9 लाख रुपया निकाल दिया। मतलब 1 लाख आपने गूगल पे लगाया, उसने आपको 10 लाख रुपया बना के दिया, तो वो 10 लाख में से क्या हो गया ना, वो 10 लाख में से 1 लाख रुपया हटा रहे हैं ना एड का, तो आपका टोटल जो रिटर्न आया है आपके एड स्पेंड से वो कितना आ रहा है ये रोआस में बदल। तो वही चीज जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे ये जो सीपी और रोआस का कनेक्शन है एक दूसरे से। तो जैसे कि ये रिटर्न ऑन एड स्पेंड, 1 लाख रुपया आपका एड का बजट है, 10 आईफोन आपने बेच दिया। एक एक आईफोन बेचने के लिए आपको कितना रुपया लगा, 10,000 रुपया लगा, है ना। तो टोटल आईफोन बेचने के लिए 10 आईफोन बेचने के लिए 1 लाख रुपया लगा। तो 1 लाख का रिटर्न कितना आया आपको, 10 लाख आया ना। 1 लाख रुपया आपने लगाया ना एड में, हाँ आपने एड में 1 लाख लगाया, लेकिन रिटर्न कितना आया, 10 लाख आया। तो आपको 10 लाख कहाँ पता चलेगा, ये रोआस में पता चलेगा, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ये जितने भी मैट्रिक्स थे ना जो मैं आपको समझाया, ये सारे मैट्रिक्स गूगल आपको निकाल के देगा, आपको कुछ निकालना नहीं है। मैं एग्जांपल आपको समझाने के लिए सारी चीजें बता रहा हूँ कि गूगल आपको पूरे मैट्रिक्स ऐसा बाहर आपके सामने रख देगा। और हमारी एक्सपर्टीज ये है, हाँ
हमारा एक्सपर्टीज ये होना चाहिए कि उस मैट्रिक्स को देख के हमें समझ में आना चाहिए कि हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा कैंपेन राइट जगह जा रहा है या रॉन्ग जगह जा रहा है। तो कोई भी मैट्रिक्स आपको निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स को समझने की जरूरत है। आप समझोगे तभी तो उसको ऑप्टिमाइज करोगे, तभी तो उसके अंदर चेंजेस जाके करोगे ताकि आपका कैंपेन थोड़ा सा सही चले। बराबर, यहाँ तक के समझ में आया ना। अभी ये पूरा पॉइंट है ना, अभी आप पहले अच्छे से नोट डाउन कर लो, गूगल टर्म टर्मिनोलॉजी लिख लो और ये पूरे आठों पॉइंट लिख लो। सीपीसी, पीपीसी, सीपीवी, सीपीएम, सीपीएल, सीटीआर, सीपीए, रॉस, ये 8 मैट्रिक्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपको गूगल के लैंग्वेज को समझने के लिए। ठीक है, लिख लिया है क्या सबने? हाँ। आपने? आपने नहीं बोला। चलेगा। अभी ये पहले ये सबसे पहले क्या करो पता है क्या? सबसे पहले आपने ये नाम लिख लिया है। हाँ। नाम लिखने के बाद सबसे पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, गूगल मार्केटिंग टैब्स, देयर आर टू टैब्स, पुश मार्केटिंग और पुल मार्केटिंग। इसके नीचे आपको ये पॉइंट लिखना है, क्योंकि ये पॉइंट आपका पहले रहेगा तो ही आपको समझ में आएगा कि पुश मार्केटिंग क्या है, पुल मार्केटिंग। ठीक है, हाँ है। जी। तो क्या कही? नेक्स्ट कर।
अब इसके अंदर ना, इसके अंदर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो इसी के पार्ट है। अब इसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैंपेन टाइप। कैंपेन का मतलब एडवर्टाइजमेंट ना, राइट। आप कैंपेन टाइप देख लेते हैं सबसे पहले गूगल के अंदर कैंपेन टाइप कितने हैं। अब ये वाली चीज से ना थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। सबसे पहला कैंपेन टाइप जो है ना, सबसे पहला ऐड जो होता है इसे कहते हैं सर्च ऐड। दूसरा कैंपेन टाइप जो है उसे कहते हैं शॉपिंग ऐड। और तीसरा कैंपेन टाइप जो होता है सर्च एंड शॉपिंग एंड डिस्कवरी एंड। और जो होता है उसे कहते हैं परफॉर्मेंस मैक्स। आप थोड़ा इसको समझ लेते हैं। अगर आपको इंक्वायरी से रिलेटेड अगर आपको एडवर्टाइजमेंट रन करना होगा तो उस टाइम पे गूगल एड्स के अंदर सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको आपका कैंपेन टाइप सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे अब मैं एग्जांपल मान के चलता हूँ, अगर मुझे सर्च एड रन करना होगा तो मैं यहाँ पे सर्च एड को सेलेक्ट करूंगा ना। अब सर्च एड के अंदर भी कुछ चीज होती है तो उसको भी पहले समझना पड़ेगा हमें, उसके बाद इसके अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव। यस, कैंपेन ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या होता है, गोल। आपका कैंपेन गोल क्या है, तो कैंपेन गोल जिनका सोशल मीडिया कंप्लीट हो चुका है, आई थिंक रेबर भी आपका नहीं हुआ है, तो आप लोग को आइडिया है कि ऑब्जेक्टिव मतलब सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है अवेयरनेस, है ना। अवेयरनेस क्या होता है, किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी अगर अपने कोई प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो नए प्रोडक्ट को सबसे पहले वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहले वो पहुंचाती है, उससे अवेयर करवाती है, ताकि लोगों को जब वो प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा तभी तो प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। अभी ब्लिंकिट है या जेप्टो है जो भी है, ये हमें इसके बारे में पता नहीं है, इसने हमें बार बार ऐड दिखा के पहले अवेयर किया कि जेप्टो है क्या, ब्लिंकिट है क्या। स्विगी और जोमेटो जब स्टार्टिंग में आए थे तो किसी को पता नहीं था, सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे। लेकिन जब हमें उसका ऐड आने लग गया तो अभी हमें समझ में आ गया कि स्विगी जोमेटो एक फूड डिलीवरी एक एप्लीकेशन है जहाँ पे हम कहीं पे भी रह के कोई सी भी रेस्टोरेंट का फूड बुक करके मंगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी लोकेशन पे रेस्टोरेंट का कुछ फूड मंगाना होता था तो अभी तक आपको ढूंढना पड़ता था। तो जोमेटो ने क्या किया, स्विगी ने क्या किया, सारों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके मर्ज किया। इससे आपको सब जगह जाने की जरूरत नहीं, खाली एक जगह जाओ, वहां से ऑर्डर करो, फूड आ जाएगा। तो जेप्टो ब्लिंकिट भी वैसी, कोई भी ऑर्डर बुक करना आ जाएगा। Amazon फ्लिपकार्ट भी वैसी। तो उसी तरीके से अवेयरनेस क्या होता है, सबसे पहले आपके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है, और वो पहुंचाने का रीजन ये होता है कि आपके प्रोडक्ट से अवेयर करवाना होता है, राइट। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेयरनेस। ओके, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक को आपके वेबसाइट पे लेकर आना। अभी ब्लिंकिट आपको ऐड दिखाता है, जेप्टो ऐड दिखाता है, जोमेटो स्विगी दिखा रहा है, या फ्लिपकार्ट अमेजोन वॉटेवर जो भी कंपनी आपको ऐड दिखा रही है, तो हर ऐड के नीचे ना एक एक्शन बटन होता है, और उस पर क्लिक करके कहाँ जाते हो, वेबसाइट पे जाते हो। तो मान के चलो, अभी क्या लगता है आपको यूट्यूब पे कितने लोग अवेलेबल होंगे, यूट्यूब पे बहुत सारी ऑडियंस होगी जो वीडियोस वगैरह देख रही होगी। इसका मतलब ट्रैफिक कहाँ जमा है, पूरा यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे, यहाँ पे यूट्यूब पे आप अपना ऐड दिखा सकते हो, ये आपका ऐड से, ठीक है। आपके ऐड पे एक्शन बटन होता है, तो यहाँ पे जितना भी ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक अगर आपके ऐड पे क्लिक करेगा तो एट देन कहाँ जाएगा, वेबसाइट पे जाएगा ना। तो ये जो यहाँ पे जो ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक को अगर आपके वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा अगर आपको बुलाना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव। ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव सेल्स का एक पार्ट है।
ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव ठीक उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से आप किसी भी शोरूम में उसका जो जब डिस्प्ले देखते हो तो आपको डिस्प्ले वो अट्रैक्टिव दिखाते हैं, बहुत क्रिएटिविटी डिस्प्ले दिखाते हैं जिसके अंदर बहुत अच्छी डिजाइन होती है, और उस डिजाइन को देख के आपका इंटरेस्ट आ जाता है उस डिजाइन पे, तो आपको लगता है कि चलो क्यों ना इसको अंदर जाके देखा जाए। तो उसी तरीके से आपका एक ट्रैफिक एड जो रहता है वो अट्रैक्टिव एड रहता है, ताकि वो ट्रैफिक को आप अपने वेबसाइट पे बुला सको। तो कैसा आप डिस्प्ले पे देखते हो, कोई भी ज्वेलरी का शोकेस देखते हो, सेट देखते हो, या ड्रेस देखते हो, या कोई भी वॉट एवर जो भी प्रोडक्ट आपको लेना होता है, और या नहीं भी लेना होता है, तो आप क्या करते हो, एटलीस्ट उसको देख के अंदर चलना, जाके देख के तो आते क्या है। तो आपने अंदर के देखा सारे प्रोडक्ट, तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अंदर गए तो आपको प्रोडक्ट खरीदना ही है, आपने खाली देखा, एक्सप्लोर किया, बाहर आ गए। तो यहाँ पे भी सेम वैसी ही है। ट्रैफिक जो यूट्यूब पे ज्यादा से ज्यादा जो अवेलेबल होता है उन्हें आप डिस्प्ले ऐड या वीडियो ऐड दिखा के आप अपने वेबसाइट पे लेके जा सकते हो। वेबसाइट पे आपके वो प्रोडक्ट को देख सकते हैं, खरीदना है या नहीं खरीदना कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। लेकिन कोई कोई क्या होता है, खरीद भी लेते हैं। तो ट्रैफिक ऐड क्या होता है, ट्रैफिक ऐड आपकी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को आपके प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए लाया जाता है। ओके, ट्रैफिक ऐड पता है ना विनय मैम, त्रिशा? ओके, तो ट्रैफिक ऐड अगर हमें चलाना है तो हम क्या लेंगे, ट्रैफिक ऐड का ऑब्जेक्टिव लेंगे। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है लीड्स। लीड्स मतलब किसी भी बिजनेस के लिए अगर आपको इंक्वायरी जनरेट करना है तो उसके लिए लीड ऑब्जेक्टिव लेते हैं। रेवर जी, लीड ऑब्जेक्टिव आपको पता है ना, हाँ, इंक्वायरी। तो अगर आप चाहते हो गूगल एड्स से आप इंक्वायरी जनरेट करना चाहते हो, आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको लीड्स लेना है, इंक्वायरी लेना है, तो उस टाइम पे लीड को सेलेक्ट करना है। एंड देन उसके बाद में ये सब गूगल पे डायरेक्टली आता है, गूगल पे डायरेक्टली आता है ये। हाँ, ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन आता है, वो कैसा हम लोग जब करना है। डैशबोर्ड में जाएंगे ना, हाँ। तो आपको पूरी चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। अच्छा। मैं यहाँ पे आपको कैसा ना, आपका थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, जब हम लोग अंदर जाएंगे तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है, अवेयरनेस, ट्रैफिक, लीड्स, और अभी है ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन मतलब किसी का कैंपेन रन करने का मोटिव या मकसद ही उसका यही है कि उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऐप को प्रमोट करके इंस्टॉल करवाना। तो अगर आप भी किसी कंपनी का ऐप प्रमोशन लेते हो तो उसका ज्यादा से ज्यादा अगर आपको ऐप इंस्टॉल करवाना है तो आपको ऐप प्रमोशन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, एंड फिफ्थ इसके अंदर आता है सेल्स। अब किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना है, जैसे हम लोगों ने देखा था ना शॉपिंग कैंपेन के अंदर, शॉपिंग कैंपेन के अंदर क्या था, सेल्स था। शॉपिंग कैंपेन के अंदर सेल्स ऑब्जेक्टिव मतलब आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना है, तो ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने के लिए, ऑनलाइन सेल करने के लिए आपको सेल्स ऑब्जेक्टिव लेना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो है ये 5 ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक 6 ऑब्जेक्टिव भी है, जैसे कि गोल, गोल विदाउट ऑब्जेक्टिव। ये छठे ऑप्शन में क्या है, इसमें कोई गोल ही नहीं है आपका। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी मान के चलो गूगल ने अवेयरनेस दिया है, ट्रैफिक दिया है, लीड्स दिया है, ऐप प्रमोशन, सेल्स, लेकिन बहुत सारे बिजनेस में ऐसा भी तो होता है कि उनके अंदर ये गोल ही नहीं है। अब ये वाला जो गोल ऑब्जेक्टिव, जो गोल विदाउट ऑब्जेक्टिव जो है, ये उन बिजनेसेस के लिए होता है कि जैसे कि मान लो, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग किसको पता है, पता है आपको? मीशो पे, मीशो पता है? मीशो पे एक प्रोडक्ट आप देखें, उस प्रोडक्ट का प्राइस 500 रुपीज है, तो मीशो के आपसे कहता है कि आप इस प्रोडक्ट को उठा के रीसेल करिए। तो 500 की प्रोडक्ट को आप बना के आगे जो भी 750 में बेच सकते हो, 1000 में भी बेच। तो मीशो आपसे सिर्फ लेगा 500 रुपये, उसके बीच का जो कमीशन है वो आपको डिक्लेयर हो सकती है। तो मान के चलो आपने मीशो की इस प्रोडक्ट को उठा के आपने अपनी एक वेबसाइट बनाई, आपने अपनी एक वेबसाइट बनाई, ये सारे प्रोडक्ट को आपने अपनी वेबसाइट पर लगा के, और इसका प्राइस मीशो की प्राइस से नहीं रखा आपने, मीशो ने तो 500 का दिया ना, अब आपने आपकी वेबसाइट पे उस प्राइस को कर दिया 750, और 750 जब वहां पे कोई आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, वो 750 रुपए का ड्रेस देख रहा है, उसको जब बाय करने जा रहा है, तब बाय करने के लिए आपकी वेबसाइट पे नहीं रुकेगा, वो बाय नो पे जैसे क्लिक करेगा तो आप जाके वो पेमेंट कर रहे हैं मीशो को, मीशो को पेमेंट कर रहा है 750 रुपीज। तो मीशो को समझ में आ गया, क्योंकि आपने मीशो का प्रोडक्ट उठाया ना,
तो मीशो का जब प्रोडक्ट आप उठाते हो तो प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट आईडी भी डिटेक्ट होती है। तो मीशो को पता है कि ये हमारे मतलब आप और मीशो पार्टनर हो, आपने मीशो के प्रोडक्ट को उठा के आपने अपने प्लेटफॉर्म से उसमें बेच रहे हो। तो जब आपके 750 के ड्रेस पे कोई बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो अब वो जाके पूरा पेमेंट मीशो को देगा, और मीशो को जैसे 750 रुपया डिलीवर होगा तो मीशो 500 रुपया अपना रखेगा और 250 रुपया आपको ट्रांसफर करेगा। तो ये ऑटोमेशन होता है पूरा, मीशो मैनुअली ट्रांसफर नहीं करता। मीशो में पूरा सा सिस्टम है कि ये 250 रुपया ऑटोमेटिकली आपको आ जाता है। तो अब ऐसे कैंपेन टाइप को आपको बनाने के लिए आपको कैंपेन विदाउट, जो गोल होता है ना, गोल विदाउट ऑब्जेक्टिव, ये आपको सेलेक्ट करना होगा। क्योंकि वहां पे आप गोल सेल का सिलेक्ट नहीं कर सकते, गोल वहां पे रेट्स वगैरह कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि वो एफिलेट है। एफिलेट मार्केटिंग के लिए ये वाला ऑब्जेक्टिव को रखा है, और ये सिर्फ एफिलेट मार्केटिंग के लिए नहीं, आपका जब आप इस गूगल एप्स के अंदर जब आप प्रो बन जाते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। सहवाग क्या करता है बैटिंग करने के टाइम पे? एबी डिविलियर्स का नाम सुना रहेगा, अपना तो फेवरेट बैट्समैन है। अच्छा, इंडियन क्रिकेट मैच देखते हैं विनायक जी आप? क्रिकेट आप देखते हो? कोई प्लेयर का नाम पता है? विराट कोहली का तो पता होगा। विराट कोहली कैसा प्लेयर है? वो रुकता भी है, हिट भी करता है, लेकिन हिट ज्यादा नहीं करता है, क्योंकि वो इंडिया का एक ऐसा प्लेयर है जो विकेट को बैलेंस में रख के चलता है। लेकिन अभी बात कर थोड़ा सहवाग की बात करते हैं। सहवाग की मतलब ऐसा है कि वो बॉल पे मारता ही है, वो रुकने वाला प्लेयर नहीं है। खेला तो खेला, नहीं खेला तो आ गया। तो उसका सेट है कि वो ये लेवल पे ही बैटिंग करता है। फिर अगर दूसरी जगह पे देखें राहुल द्रविड़, तो राहुल द्रविड़ कैसा है? डिफेंसिव बैट्समैन है, पोजीशन को देख के बहुत अच्छे से बहुत खेलता है वो, ना हिटिंग करता है ना कुछ करता है। तो कैसे होता है, हर प्लेयर का एक उसके अंदर एक वो होता है ना, परफॉर्मेंस होता है कि ये कौन से परफॉर्मेंस लेवल पे खेलता है। तो अगर आप अवेयरनेस लोगे तो गूगल को पता है कि मुझे इसको ज्यादा से ज्यादा रीच लगे देना, तो वो फोकस अपना रीच पे करेगा। ट्रैफिक लोगे तो गूगल को पता चल गया कि आपने ट्रैफिक लिया है, तो गूगल ट्राई करेगा आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लगे देने के लिए। लीड्स लोगे तो गूगल को पता चल गया कि मुझे इंक्वायरी देना है, तो वो ज्यादा से ज्यादा आपको इंक्वायरी लगे देगा। और अगर ऐप प्रमोशन लोगे, सेल्स लोगे, तो कैसा सबके अंदर है ना, सबका एक एल्गोरिदम सेट है। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो इसके अंदर कोई भी एल्गोरिदम सेट नहीं है। तो इसको आप अपने डायरेक्शन से इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। लेकिन कब? मैं अभी भी बता रहा हूँ, जब इसमें 2-3 साल गुजर जाता है ना, तब इस चीज का वैल्यू समझ में आता है। इसके अंदर कोई एल्गोरिदम सेट नहीं है। तो आप ये कैंपेन लेके इसी के अंदर आप सेल बना सकते हो। सेल का एल्गोरिदम सेट नहीं है, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी बहुत सारी आपके पास ऐसी आ गई है कि अब आप सेल्स को आप अपने तरीके से एक नया कैंपेन बना के उसके अंदर ज्यादा सेल निकाल सकते हो। इसके अंदर क्या होता है ना, ये वाला जो सेल है, इसमें गूगल के ऊपर एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सेल देना ही है कैसे। अगर आपने 10,000 रुपये एड में लगाया और गूगल अगर आपको कोई सेल निकाल के नहीं दिया, तो आपका गूगल के साथ एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा कि कोई मतलब नहीं है, खाली पैसा लगाओ, गूगल तो एक भी सेल देता नहीं। तो इसके लिए क्या होता है ना, गूगल यहाँ पे ना इसके ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो गूगल अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से आपको, भले 10,000 में से आपको 10-12 सेल नहीं, 4-5 सेल तो लाके दे देगा, लेकिन ट्राई करेगा देने। लेकिन अगर आपके पास प्रो लेवल की स्ट्रेटेजी आ गई, प्रो लेवल की आपको मार्केटिंग अगर आ गई, अभी है इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज, तब आप गोल विदाउट ऑब्जेक्टिव लेके जा सकते हैं। लेकिन कब? प्रो लेवल। तो ये 6 ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले आपको सर्च सेलेक्ट करना होता है आपका कैंपेन टायर। गूगल एड में जैसे आप कैंपेन क्रिएट पे क्लिक करोगे, तो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले गूगल आपसे पूछेगा कि भाई पहले आप अपना कैंपेन टाइप सेलेक्ट करो। तो जैसे मान के चलो आपने सर्च एड सेलेक्ट किया, आप सर्च एड के अंदर आपसे पूछेगा कि अब आपका ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करो। क्या सेलेक्ट करो? ऑब्जेक्टिव। अब सर्च एड के अंदर ऑब्जेक्टिव हम क्या क्या ले सकते हैं? सर्च एड के अंदर ऑब्जेक्टिव अगर आप देखो तो आप एक पीपीसी ले सकते हो, सॉरी, सर्च एड के अंदर ऑब्जेक्टिव आप क्या ले सकते हो? आपको क्या लेना है, जैसे कि लीड्स लेना है, आप लीड्स ले सकते हो। सर्च के अंदर अगर आपको ट्रैफिक लेना है तो आप ट्रैफिक ले सकते हो। मतलब सर्च एड दिखा के अगर आपको ट्रैफिक लेके जाना है
तो सर्च एड के अंदर आप ट्रैफिक ले सकते हो, या तो सर्च एड के अंदर आप लीड जनरेशन ले, बराबर ऐसा। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है शॉपिंग। शॉपिंग है एक्चुअली थोड़ा सा ना, नहीं, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करने पड़ेगा ऑब्जेक्टिव, कैंपेन टाइप। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुआ। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने पड़ेगा। अगर जैसे आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया अवेयरनेस, तो अवेयरनेस के अंदर आपसे वो पूछेगा कि अवेयरनेस आपको कैसे रन करना है। अवेयरनेस आपका मतलब क्या होता है, दिखाना होता है ना। अवेयरनेस मतलब जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं, इसका मतलब अवेयरनेस के अंदर क्या है। अवेयरनेस के अंदर कैंपेन टाइप जो है वो मैं एक पहले 1 to 1 पहले कवर कर दिया। नहीं तो कैसा, अगर मैं यहाँ पे बताने में कंफ्यूज हो गया तो आप समझने में कंफ्यूज हो गए तो आगे प्रॉब्लम। तो कैंपेन टाइप सबसे पहले समझो कि यहाँ पे 4 कैंपेन टाइप। एक सबसे पहला सर्च ऐड होता है, जिसके अंदर हम अपना ऐड क्या करते हैं, जब कोई कस्टमर सर्च करता है तो दिखाते हैं, तो हम सर्च ऐड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में दूसरा ऐड होता है शॉपिंग कैंपेन। अगर आप शॉपिंग कैंपेन रन करना चाहते हो कि गूगल पे कोई सर्च करे तो आपका शॉपिंग ऐड दिखे, तो शॉपिंग ऐड ले सकते हैं हम लोग, दूसरा। और तीसरा होता है डिस्कवरी ऐड। डिस्कवरी ऐड मतलब क्या होता है, इसके अंदर जैसे कि आपका वीडियो और डिस्प्ले ये आता है। इसके अंदर आया कि वीडियो डिस्प्ले नहीं आया, इसमें वीडियो डिस्प्ले और आपका ऐड जीमेल, पता है जीमेल, जीमेल ओपन करते तो वहां पे एड्स आता है। प्ले स्टोर पता है आपको, कोई ऐप इंस्टॉल करने जाते हैं तो वहां पे भी आपको इमेज में ऐड दिखता है। या फिर कोई ऐसी पार्टनर वेबसाइट, पार्टनर वेबसाइट मतलब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे भी आपको ना डिस्प्ले ऐड आता है बार बार, आप उसे कट करते हो। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो नौकरी की, तो नौकरी.com पे जाओगे तो वहां पे इस पे वेबसाइट पे आप देखोगे बार बार, उसको कट करना पड़ता है आपको। कॉलेज की वेबसाइट पे जा रहे हो वहां पे भी आता है। तो ऐसे बहुत सारी पार्टनर वेबसाइट होती है गूगल की, जहां पे आपको मतलब बार बार रिपीट रिपीट ऐड दिखाया जाता है। तो डिस्कवरी ऐड में क्या होता है, डिस्कवरी ऐड में जैसे वीडियो, डिस्प्ले और जीमेल, प्ले स्टोर वगैरह वगैरह पे ऐड दिखाया जाता है। और परफॉर्मेंस मैक्स क्या होता है, परफॉर्मेंस मैक्स मतलब आपको सब जगह ऐड दिखाना है, आपको सर्च पे भी दिखाना है, मतलब ये इन सबको इसके अंदर मर्ज कर दिया है। मतलब आपको सर्च पे भी दिखाना है, शॉपिंग पे भी दिखाना है, और आपको डिस्कवरी पे भी दिखाना है। जैसे एग्जांपल आईफोन, आईफोन कंपनी अपना ऐड है ना सब प्लेटफॉर्म पे दिखाती है, हर जगह। जीमेल ओपन करोगे तो वहां पे भी उसका ऐड मिलेगा, प्ले स्टोर ओपन करोगे तो वहां पे आईफोन का ऐप दिखेगा, सर्च में अगर आप जाके सर्च करोगे तो भी आईफोन का ऐड, वीडियो, डिस्प्ले सब जगह आईफोन अपने सारे प्लेटफॉर्म पे ऐड रन करता है। तो ऐसी कंपनी जिसको सारे कैंपेन टैब एक ही जगह सेलेक्ट करना है, तो उस टाइम पे वो परफॉर्मेंस मैक्स को सेलेक्ट। यहाँ तक ये क्लियर है, ये कैंपेन टाइप है। आपको कैंपेन के पास स्ट्रैटेजी जानकारी होना चाहिए कि कैंपेन टाइप कौन सा सेलेक्ट कर, ठीक है। अभी हम लोग ने जो एमबीए एडमिशन जो देखे थे, एमबीए एडमिशन इन नवी मुंबई, एनएमआईएमएस का आया था, तो उसके अंदर कैंपेन टाइप कौन सा सेलेक्ट था, ये सेलेक्ट था, सर्च है। फिर हमने जो स्मार्ट वॉच अंडर 5,000 जो दिखे उसमें क्या सेलेक्ट था, कैंपेन टाइप शॉपिंग सेलेक्ट था। तो यहाँ से आइडिया आ रहा है ना थोड़ा कि उसके अंदर कैंपेन टाइप कौन सा सेलेक्ट था। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या है, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, आप आपकी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव कि आपको कौन सा कैंपेन रन करना है। जैसे कि मान लो अगर आपको लीड जनरेशन ऐड रन करना है, जैसे मान लो आपको लीड जनरेशन ऐड रन करना है, तो क्या करना होता है, अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका एल्गोरिथम समझा रहा हूँ। कि जब आप कभी क्रिएट पे क्लिक करोगे ना गूगल ऐड के अंदर, क्रिएट, कि ये क्रिएट क्या है, आप कैंपेन क्रिएट करने जा रहे हो। क्या करने जा रहे हो, कैंपेन क्रिएट करने जा रहे हो। कैंपेन क्रिएट करने के बाद जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपसे वो पूछेगा ऑब्जेक्टिव। क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ऑब्जेक्टिव मान के चलो आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया, आपके सामने 6 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है ना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 में से मान के चलो आपने एक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया जिसका नाम है लीड्स। अब लीड्स के बाद आपसे पूछेगा कैंपेन टैब,
अब कैंपेन टाइप कितने हैं हमारे पास? 4 कैंपेन टाइप थे ना जो हमने देखा था। अब लीड्स के अंदर हमें कौन सा कैंपेन टाइप लेना है, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको गूगल आपको बता देगा। जैसे आप लीड सेलेक्ट करोगे ना, तो लीड सेलेक्ट करने के बाद कैंपेन टाइप लिख के आएगा और आपको ब्रैकेट बन के आ जाएगी कि लीड जनरेशन के अंदर आप ये 3 कैंपेन टाइप ही सेलेक्ट कर सकते हो, इसके अलावा नहीं। तो गूगल ने ऑलरेडी सेट करके रखा है। तो अभी लीड कितने तरीके से आ सकती है? एक सर्च कैंपेन से आ सकती है, आप वीडियो एड दिखा के भी लीड ले सकते हो, और डिस्प्ले एड दिखा के भी ले सकते हो। तो वीडियो डिस्प्ले तो आ गया ना डिस्कवरी में, डिस्कवरी कैंपेन टैब है ना, अभी हमने देखा, तो वो तो आ गया ना। अब मान के चलो ये जब आप सेलेक्ट कर लिए, इसके बाद ही आपका स्टार्ट होता है कैंपेन क्रिएशन। ये करने के बाद क्या होता है, अब आप कैंपेन को स्टार्ट करते हो, क्योंकि यहाँ पे अब आपने ऑब्जेक्टिव भी सिलेक्ट कर लिया है, कैंपेन टाइप भी सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको सेटिंग करनी पड़ती है सारी चीजों की, जैसे आपका कैंपेन का बजट क्या है, आपके कैंपेन की स्टार्ट डेट क्या है, आपके कैंपेन की लोकेशन क्या है, ऑडियंस टारगेटिंग क्या है, कौन कौन से डिवाइसेस में दिखाना है, कहाँ पे दिखाना है, मतलब गूगल पे दिखाना है या गूगल के पार्टनर्स को दिखाना है। उसके बाद में ये सब होने के बाद फिर आपको सेटअप करना है, इमेज, फिर इसका कॉल टू एक्शन बटन, वेबसाइट की यूआरएल, हेडलाइन, ये सारी चीजें आपको लिख के लास्ट में पब्लिश पे क्लिक करना होगा। तो वो सेटिंग क्या है वो भी हम लोग उसको वन टू वन पूरा समझेंगे, लेकिन अभी आज पूरा थ्योरी है, कल से स्टार्ट अपन प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक प्रोसेस समझ में आ रहा है ना? हाँ। त्रिशा, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो क्या करो, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिख लो। तो गूगल एड ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिख लो, और गूगल एड ऑब्जेक्टिव के बाद में आपको सबसे पहले लिखना है कैंपेन टाइप। लिख लीजिए फर्स्ट। अब यहाँ पे देखते हैं, गूगल एड्स रैंकिंग फैक्टर। अगर आप देखो, अभी हम लोग ने जब सर्च किया था गूगल पे, गूगल पे सर्च करने के बाद हमें यहाँ पे एड 1 आया था, एड 2 आया था, एड 3 आया था, एड 4 आया था। ये 4 ऐड आए थे ना। हाँ। तो गूगल कैसे डिसाइड करता है कि पहले पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा? जो रेफर दिया आपने, जो क्वेश्चन दिया था, तो ये डिसाइड कैसे होता है? तो गूगल एट रैंकिंग फैक्टर, तो सबसे पहले याद रखना, गूगल एट रैंकिंग फैक्टर सिर्फ किस में आता है? सिर्फ सर्च एड में आता है। हाँ, इसका कनेक्शन सिर्फ सर्च एड में आता है। और सर्च एड के अंदर 2 टाइप के ऐड है ना, एक शॉपिंग है और एक इंक्वायरी है ना? हाँ। तो या तो आप सर्च करोगे या तो कोई वेबसाइट आ जाएगी, या तो आप कुछ शॉपिंग सर्च करोगे तो फिर प्रोडक्ट आ जाएगा। तो कैसे डिसाइड होता है कि प्रोडक्ट 1 ये दिखेगा, प्रोडक्ट 2 ये दिखेगा, प्रोडक्ट 3 ये दिखेगा? तो इसको पहले, इस फैक्टर को पहले समझेंगे। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसके हिसाब से गूगल फर्स्ट पोजीशन देता है, सेकंड देता है, थर्ड देता है। ठीक है,
ये एडवर्टाइजर 1, ये एडवर्टाइजर 2, ये एडवर्टाइजर 3, ये एडवर्टाइजर 4। अब सबसे पहला जो फैक्टर आता है कि डिसाइड कैसे होता है, तो सबसे पहले आता है, इसे कहते हैं बजट। बजट बिडिंग मतलब अगर एक कीवर्ड जो था ना आपने जो डाला था, MBBS या MBA कॉलेज इन नवी मुंबई, तो जब मैंने ये कीवर्ड सर्च किया था, इस वर्ड को सर्च करने के बाद 4 ऐड आ गए। इसका मतलब MBA कॉलेज इन नवी मुंबई, ये वर्ड को ना सर्च करने के लिए गूगल पे ये चारों एडवर्टाइजर ने कुछ पेमेंट दिया है कि गूगल मेरा अगर कोई भी यूजर अगर ये कीवर्ड सर्च करता है तो मान के चलो पहला जो एडवर्टाइजर है ना, उसने दिया है, गूगल को बजट दिया है 1,000 रुपए। उसके नीचे जो था, पहला मान के चलो दिव्या पटेल ने 1,000 दिया है, NMIMS ने दिया है 2,000 रुपये, IIM ने दिया है 1,500 रुपया और IITM ने दिया है 1,000 रुपया। तो सबसे ज्यादा बजट किसने दिया है? NMIMS ने ना। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट में लिख देते हैं, जैसे कि DY पाटिल है, ये NMIMS है, और ये IITM है, और ये इसको पकड़ के चलते हैं MIT। चारों अलग अलग हो। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन जीत रहा है? NMIMS ना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बजट दे रहा है। तो जो सबसे ज्यादा बजट दे रहा है, गूगल सबसे पहले उसका एड सबसे टॉप पे दिखा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना, दो तरीके के लोग होते हैं। एक जिसके पास बहुत पैसा है बट स्किल नहीं है, तो क्या वो फिर ज्यादा पैसा देके वो तो आसानी से गूगल पे टॉप पे रह सकता है। लेकिन मेहनत करने वाला बंदा फिर आ सकता है जॉब पर? नहीं। वो किससे दब गया? बजट से दब गया। लेकिन गूगल बोलता है रुको, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे जो ज्यादा पैसा देगा सिर्फ मैं उसका एड टॉप पे नहीं दिखाऊंगा, उसके एड के साथ मैं उसके अंदर की चीजें भी चेक करूंगा। तो अब दूसरा फैक्टर आता है। तो दूसरा फैक्टर आता है एड कॉपी। एड कॉपी राइट। देखो सर्च करते हो तो आपको ऐड दिखता है, 4 ऐड दिखा था हमने। तो सबसे अच्छा एडवर्टाइजमेंट कौन लिख रहा है, अट्रैक्टिव एड कौन लिख रहा है? क्योंकि जितना अट्रैक्टिव, त्रिशा अगर आपने ऐड दिखा, कॉलेज अगर आप ढूंढ रहे हो, तो कोई भी अगर आप अपने फील्ड में कोई भी अगर आप ऐड ढूंढ रहे हो, तो ऐड ढूंढने के बाद सबसे पहले आप पढ़ते हो ना, तो पहला पढ़ते हो आपको समझ में होता है, तो जब नीचे पढ़ते हो तो अरे यार ये स्कॉलरशिप दे रहा है 90%, इसमें जाके देखते हो। तो अट्रैक्टिव कौन लिख रहा है, एड कॉपीराइट जिसका सबसे अच्छा होगा उसको उसको भी मैं इंपॉर्टेंस दूंगा। अब यहाँ पे आ जाता है स्किल। अब जिसका अच्छा स्किल रहेगा वो अच्छे से एड कॉपीराइट लिखेगा। तो एड कॉपीराइट का फैक्टर होता है, तो इसके अंदर गूगल आपको ना नंबर देता है। तो मान के चलो डीवाई पाटिल को एड कॉपीराइट, वो गूगल एड्स के अंदर ही रहता है नंबर। तो मान के चलो एड कॉपीराइट का डीवाई पाटिल को गूगल ने दिया 9 नंबर। मतलब किसमें से 9 नंबर दिया? 10/9। 10 आउट ऑफ का रेशियो रहता है इसके अंदर। डीवाई पाटिल को दिया है 10/8, मतलब NMIMS को इसका एड कॉपीराइट उतना परफेक्ट निकला। तो IITM को देता है 10/8 और MIT को देता है 10/9। अब यहाँ पे कौन जीत रहा है? डीवाई पाटिल और MIT, है ना। अब मुझे बताओ, ये दो फैक्टरों को एनालाइज करके आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन जीत रहा है चारों में? NMIMS बजट 2,000 दे रहा है, लेकिन उसका क्वालिटी स्कोर यहाँ पे एक इनके मुकाबले में कम आ रहा है। तो देखो, जब हमें इस फैक्टर को समझने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो गूगल को कितना होता होगा? तो गूगल ने सब उसने सेट करके रखा। इसको बजट ये कितना दे रहा है, 1,000, और इसमें से 10 में से 9 मिल,
ये बजट कितना दे रहा है 1000, इसमें 10 में से 9 मिल रहा है। ये बजट दे रहा है 1500, 10 में से 8 मिल रहा है। और ये इसको भी 8 मिल रहा है। ये दोनों ने भी बजट मतलब इनके ज्यादा अच्छे बजट, लेकिन एड कॉपीराइट इनके थोड़ा सा उतने खास नहीं जितना इन दोनों के। तो इसका मतलब यहाँ पे चारों जन थोड़ा सा इक्वल, चारों जन इक्वल है अगर देखा जाए। अगर इन दोनों का एड कॉपीराइट बहुत अच्छा है तो इन दोनों का बजट बहुत अच्छा है। तो अगर देखा जाए तो जहां तक अभी चारों जन एवरेज में चलते हैं, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि टॉप पे कौन आएगा। क्योंकि देखो ना बजट, देखो आप बजट से समझ में आ रहा है कि इन दोनों का बजट के हिसाब से ये आगे बढ़ गए और ये एड कॉपीराइट से आगे बढ़ गए। तो इसका मतलब दोनों ही टीम अभी चारों जन एवरेज में चल रहे हैं। अभी डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। ओके, अब इसमें आ जाता है तीसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर होता है लैंडिंग पेज लोडिंग टाइम। अगर आपको ऐड पे, मान लो आपने ऐड कॉपीराइट पढ़ा, ऐड कॉपीराइट अट्रैक्टिव था, उस पर आपने क्लिक किया, क्या होगा अगर वो क्लिक करने खाली घूमता रहेगा ऐसा, खाली बफरिंग होगा तो आपका एक्सपीरियंस खराब होगा, बैक करके किसी दूसरी वेबसाइट में जाओ। तो ये लोडिंग टाइम देखता है। तो लोडिंग टाइम का भी इसका 10 आउट ऑफ, इसका एक रैंकिंग रहता है। तो मान के चलो इसका डीवाई पटेल का अगर कोई ऐड पे क्लिक कर रहा है तो इसका जो लोडिंग टाइम है ना, जैसे कोई क्लिक करता है तो फटाक से ओपन हो जाता है। तो इसको इसने दे दिया 10 आउट ऑफ 9 कि भाई डीवाई पटेल तेरा अच्छा है। एनएमआईएमएस को दे दिया 10 आउट ऑफ 9, क्योंकि एनएमआईएमएस के ऊपर भी जो ऐड पे कोई क्लिक करेगा तो उसका भी लैंडिंग पेज फटाक से ओपन हो जा रहा है। और आईआईटीएम को दे दिया है 10 आउट ऑफ 9, इसका भी ओपन हो जा रहा है। और 10 आउट ऑफ 10 एमआईटी को दे रहा है कि जितनी रफ्तार से इन तीनों का एवरेज में ओपन हो रहा है, लेकिन इन तीनों के कंपैरिजन में इसका बहुत फटाक से ओपन हो रहा है। मतलब अगर इन तीनों का 5 सेकंड ले रहा है तो एमआईटी 2 सेकंड में ओपन करते हैं। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा था, किसका अच्छा हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अब आ जाती है बात स्किल की। एमआईटी का वेबसाइट ऐसा है, उसके अंदर उसने ऐसी ऐसी चीजें करके रखी है, इतना अच्छा एसईओ करके रखा है, वेबसाइट को इतना फास्ट और स्मूथ बना के रखा है कि जैसे कोई क्लिक करता है फटाक से ओपन। तो ये इसको मिल रहा है 10 आउट ऑफ 10, बराबर। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा वो कर पाना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये तीनों एवरेज में आ गए। लेकिन अभी ये देखेंगे तो ये बहुत अच्छे प्रो में जा रहा है। इसका मतलब अगर इसके पास बजट नहीं है और इसके पास स्किल है तो ये स्किल के बेस पे गूगल इसको टॉप पे कर। ओके, लेकिन अभी एक चौथा फैक्टर भी है जिसको कहते हैं लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस क्या होता है, अभी शुरू से समझते हैं। गूगल पे सर्च किया, आपको ऐड दिखा, जिसका ऐड कॉपीराइट आपको अच्छा लगा उस पर आपने क्लिक किया, वेबसाइट फटाक से ओपन हो गई। यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक समझ में आया। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट ओपन हो जा रही है, आपकी वेबसाइट पे 20 लोग आ रहे हैं और एक भी जन फॉर्म नहीं भर रहा है, तो उस वेबसाइट का एक्सपीरियंस अच्छा है या बुरा है? बुरा है। और उसी के बाद अगर इन चारों की अगर वेबसाइट में पकड़ो तो ज्यादातर लोग है ना, एनएमआईएमएस की वेबसाइट पर अगर कोई जा रहा है तो वहां पे ना उसकी फीस वगैरह देख के पीछे हो जा रहे हैं। डीवाई पटेल पे कोई जा रहा है तो उसकी वेबसाइट पे जा रहा है तो उसकी वेबसाइट पे इतने अच्छे अच्छे कंटेंट रखा है उसने। कंटेंट का मतलब कि लैंडिंग पेज पे आपको आपका कंटेंट रखना आना चाहिए कि अगर आपका यूजर सर्च करके आ रहा है तो आपके लैंडिंग पेज पे ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन होना चाहिए जिससे आपका इंटरेस्ट का थोड़ा, आपके यूजर का थोड़ा इंटरेस्ट बढ़े, कम नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई एमबीबीएस या एमबीए कॉलेज इन नवी मुंबई सर्च करके अगर वो इन चारों में से किसी की भी वेबसाइट में जा रहा है तो सबसे पहले ये देखेगा कि वहाँ की पढ़ाई कैसी है। तो पढ़ाई तो जज नहीं कर पाएगा कि पढ़ाई कैसी है, तो वहां पे वो देखेगा कि यहाँ से पढ़ने के बाद प्लेसमेंट है या नहीं, यहाँ से पढ़ने का फायदा मुझे क्या क्या है, यहाँ से पढ़ने में मुझे स्कॉलरशिप है या नहीं है, यहाँ से पढ़ने के बाद मुझे कौन कौन सी सर्टिफिकेशन मिल रही है, और यहाँ से जब तक मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ तब तक मुझे क्या क्या एक्टिविटीज करने के लिए मिलेगी, बराबर। तो ये सारी चीजें वो जाके देखेगा। तो कैसा होता है ना, आपके लैंडिंग पेज जो होता है, वेबसाइट जो होता है, आपकी वेबसाइट को इतना अट्रैक्टिव बनाना होता है
कि जिससे कस्टमर का इंटरेस्ट आपका बढ़े, उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो और वो फॉर्म भरे। अब आपके सामने दो शॉप रख देते हैं। अगर अगर आप देखो, इंटीरियर जो होता है ना, शॉप शॉप का जो इंटीरियर होता है शोरूम का, तो जितना अच्छा इंटीरियर परफ्यूम लाइन में होता है, और ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो होता है, और सलोन इंडस्ट्री में जो होता है, इन सबके अंदर अगर आप देखो तो दबा के इंटीरियर में लोग पैसा खर्चा करते हैं। क्यों? सर्विस क्या दे रहा है पहले बाद में, पहले इंटीरियर देख के वो पहले उनका एक्सपीरियंस बनता है। आपके सामने दो सलोन है, एक लैक्मी का सलोन है और एक नॉर्मल सलोन है, तो ज्यादा जाने का आप एक बार समझेंगे। लैक्मी, उसका इंटीरियर वैसा है, प्लस वो एक ब्रांड है। और थर्ड पॉइंट ये कि यहाँ पे मैं सर्विस की एक्सपेक्टेशन अच्छी रख सकती हूँ एज कम्पेयर टू अदर सलोन जो नॉन ब्रांड है। ठंडी लगी? हाँ, बंद कर देता हूँ। ठंडी नहीं वगैरह लगी सब आप बताओ, ठंडी लगी है तो पहले बताओ। बंद कर दूं जब्बार जी? चलेगा ना? तो बंद एक बंद हो गई। हाँ, दोनों बिजली चालू हो गया ना, मतलब दो टन इतने देश में। ओके, तो बैक टू पॉइंट। तो इसमें क्या होता है, एक जो मतलब जहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस अच्छा होता है हम फोकस वहां करते हैं, जहाँ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो रहा वहां पे नहीं करेंगे। तो उसी के हिसाब से इन चारों की वेबसाइट को पहले गूगल एनालाइज करता है कि इन चारों की वेबसाइट, और एनालाइज किसके बेस पे करता है, जब चारों की वेबसाइट पे यूजर जाते हैं ना, स्टार्टिंग में 2-3 दिन उसको गूगल छोड़ देता है, किसी को भी रैंडमली ऊपर नीचे दिखाता है। क्यों दिखाते हैं पता है क्या? ताकि वो ये जज कर सके कि इन चारों में एक्सपीरियंस किसका अच्छा है। तो मान के चलो 10-12 कस्टमर डीवाई पटेल पे गए, 10-12 एनएमएमएस पे गए, 10-12 आईआईटी में गए, 10-12 एमआईटी में गए, तो ये जज करेगा कि 10 में से कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं। फॉर्म भरना मेन मोटिव है, मेन मोटिव फॉर्म भरना है। तो अगर उनकी वेबसाइट पे जाके वो उनका एक्सपीरियंस अच्छा है तभी तो फॉर्म भर रहे हैं, और अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो आप मैं ऐसी कोई भी इंक्वायरी दे देते कि हम लोग नहीं ना, हम बहुत सारी चीजें चेक करते हैं उसके बाद देखते हैं ना। तो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे भी कुछ फैक्टर के हिसाब से अब गूगल डिजाइन कर रहा है, उनके उनको रैंकिंग दे रहा है। तो एक्सपीरियंस के अंदर यहाँ पे भी वापस अगेन 10 आउट ऑफ का वो रैंकिंग फैक्टर देगा। तो यहाँ पे इसको डीवाई पटेल को उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको दे रहा है 10 में से 8 पॉइंट। एनएमआईएमएस को दे रहा है 10 में से 8 पॉइंट। आईआईटीएम को दे रहा है 10 में से 9 पॉइंट। और एमआईटी को दे रहा है 10 में से 9 पॉइंट। इसमें से किसी को भी ज्यादा खास नहीं दिया उसने, लेकिन एक्सपीरियंस के बेस पे उसने दे दिया। ओके, अब मुझे बताओ सबसे पहला टॉप पे कौन दे दिया? ओके, त्रिशा। त्रिशा का वो डिस्प्ले क्या? थर्ड वाला? ओके, जब्बार जी का वो डिस्प्ले क्या? विनायक जी का भी वो डिस्प्ले क्या? सेकंड। रेबर जी का वो डिस्प्ले। ठीक है, अभी चलो अभी इसको गूगल का जो रैंकिंग फैक्टर है उसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले तो सबसे पहले इसको देखो, 10 10 10 कितना हो गया? 30। 30 आउट ऑफ कितना मिल रहा है इसको? 26 मिल रहा है। ओके, अब इसका देखो, इसको कितना मिल रहा है? 30 आउट ऑफ। ओके, इसको कितना मिल रहा है? ओके, और इसको कितना मिल रहा है? मुझे ये बताओ, इन 3 फैक्टर में कौन जीत रहा है? एमआईटी जीत रहा है, इसका मतलब एमआईटी का स्किल पावर अच्छा है। हाँ, तो बैलेंस एक तरफ, एड का बजट एक तरफ, गूगल एड का बजट एक तरफ रख देगा। मैंने आपको शुरू में बताया था जैसे ये बजट का टॉपिक कवर हुआ था कि गूगल सिर्फ उसी को टॉप पे नहीं रखेगा जो उसे बहुत ज्यादा है, गूगल उसको भी ध्यान में रखेगा जिसके पास स्किल अच्छी है, उसके वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं। क्योंकि गूगल क्या पता है क्या, गूगल है ना अपने यूजर का बहुत ख्याल रखता है। गूगल का जो कस्टमर सर्विस है ना बहुत अच्छा है। अगर आप सोचो तो गूगल ने हमें कितने कितने चीज फ्री में दिया है। जीमेल आईडी फ्री में दिया है, गूगल ड्राइव का जो स्टोरेज है वो फ्री में दिया है, स्प्रेडशीट अगर आप देखोगे तो वो भी फ्री में दिया है। प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए वहाँ किसी किस्म का पैसा नहीं पे करना, है ना? तो इसमें
एक कंट्री ऐसी है जहाँ पे प्ले स्टोर नहीं, उनका एक ऐसा स्टोर है, वो कंट्री का नाम भूल रहा हूँ मैं। उस कंट्री के अंदर कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले वेरिफिकेशन के बाद में एक सब्सक्रिप्शन वो पे करना पड़ेगा, तभी डाउनलोड, तभी इंस्टॉल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो गूगल कस्टमर यूजर का बहुत ख्याल रखता है, जैसे हम यूजर है गूगल के, तो उसके बदले में गूगल हमसे काफी डेटा भी ले लेता है। फ्री में दे रहा है इसका मतलब ऐसा नहीं कि गूगल हमें सब फ्री में दे रहा है, डेटा भी बहुत दे रहा है। जितनी डिटेल आपकी त्रिशा को नहीं पता, जितनी डिटेल त्रिशा आपको नहीं पता, आपकी मम्मी, उतनी कई ज्यादा डिटेल है ना हमारी, जज्बात की, आपकी, मेरी, सबकी डिटेल गूगल को पता है। गूगल को ये भी पता है कि आपका महीने की सैलरी कितनी है, और अगर आप सैलरी पर्सन नहीं हो तो अगर आपको कोई इनकम आ रही है तो वो भी पता है। आप वो पैसा कहाँ खर्चा कर रहे हो उसे वो भी पता है। आप कहाँ घूमने जा रहे हो वो भी पता है। फोन पे क्या बात कर रहे हो वो भी पता है। हर चीज गूगल को पता है। तो अभी क्या हो जा रहा है ना, बैलेंस है आपका एक तरफ, और ये आपकी जो टेक्निकल चीज है ये एक तरफ। तो अगर आप देखें तो टेक्निकल चीजों में अगर आप देखेंगे तो ये पहला है। तो इसका मतलब एमआईटी क्या है, एमआईटी जो जीत रहा है, एमआईटी नंबर 1 पे है। मतलब एमआईटी सबसे पहला टॉप कर देगा। अच्छा, अब दूसरा कौन टॉप करेगा? 26 आईटी 3 आईआईटी, मतलब आईआईटी, अब आईआईटीएम आएगा दूसरे पे। अब तीसरे पे कौन आएगा? अब तीसरे पे डीवाई पटेल नहीं आएगा, अब तीसरे पे एनएमआईएमएस आएगा। क्यों पता है क्या? उसका बजट डीवाई पटेल से 1 गुना ज्यादा है, सीधा। ये 1 पॉइंट कम है, वो मैटर नहीं, लेकिन गूगल ये भी तो देखेगा भाई मुझे 2,000 रुपये दे रहे हैं। और लास्ट में चौथे पे जाएगा डीवाई पटेल। यहां तक समझ में आया कि गूगल कैसे डिसाइड करता है कि पहले पे कौन दिखेगा, दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन, चौथे पे कौन? समझ में आया गूगल अट्रैक्टिंग फैक्टर? इसको लिख के ले। एक मिनट। जैद, अमीना, जैद, जैद, अमीना, जी सर। जैद, हेलो। समझ में आया? जी सर, समझ में आया। ओके। तो ये जहां तक नहीं हुआ था वहां तक तो आपने लिखा है, लेकिन जो नहीं हुआ है उसको लिखो अभी यहाँ पे। ओके।